दोहरा डाउन टेबल का उसका which will be easy। ठीक है। तो यार दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम कल हमारा हमने कहाँ पे एंड किया था? हमने ऑफर 1 तक एंड किया था मशीन कोडिंग प्रॉब्लम में। द होमवर्क वाज फॉर यू वाज ऑफर टू, एक बार इवैल्यूएट करके आना था आपको और बोनस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना था। जिन्होंने दोनों चीजें की हैं बहुत अच्छी बात है। अगर जो आपको समझ आई हो पाई तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो आपने ये दोनों समझ ली ना, तो अगर जो आपने ये कर लिया है, चाहे वो तुमने गूगल से देख के करे कैसे भी करे, हेल्प तो मतलब इंडेफिनेटली लेनी ही लेनी है। अगर तुमने वो देख अगर तुमने हेल्प लेके कर दिया ना, तो दैट इज वेरी गुड। तुम आगे बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस। अगर जो नहीं भी हुआ है, आई विल गाइड यू कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और जिसने नहीं किया है तो यार वो सीख लो कि कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों हमारे थे। अब ऑफर टू हमारा क्या है कि ऑफर टू कमांड फायर होगी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कैशबैक स्कीम होती है, नॉर्मल कैशबैक स्कीम है ये। ऑफर टू जब फायर होगा तो हम क्या करेंगे, 3 कस्टमर का डेटा, मतलब हम फर्स्ट 3 कस्टमर्स को क्या देंगे, किस बेसिस पे हम रिवॉर्ड्स देंगे, जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी उनको क्या मिलेगा, फर्स्ट 3 कस्टमर को F10 F5 और F2 रिवॉर्ड मिलेंगे। अब बाय चांस अगर जो हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो टाई हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अगला चेक करेंगे कंडीशन। ठीक है। उसके बाद अकाउंट बैलेंस अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा है, अगर जो अकाउंट बैलेंस सेम हो जाता है तो हम डेट क्रिएशन चेक करेंगे कि अकाउंट कब क्रिएट हुआ था। ठीक है ना। तो इसके लिए अब इन इन जब इतनी सारी इफ स्टेटमेंट आती है, लेयर्स हो जाती है, तो हम इस टाइम पे कंपेरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक कंपेरेटर बनाया हुआ है। और अब यार हमने ये अकाउंट क्लास के अंदर रखा था, वो इसलिए रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट हम 2 अकाउंट के बीच में डिस्टिंक्शन निकाल रहे हैं, तो इस करके हम कंपेरेटर इसके अंदर रखा हुआ है। अब कंपेरेटर हाउ इट इज वर्किंग, तो आप अभी ये सब इसके इसका ड्राइवर मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से ये ए और बी आ रहा है। अभी के लिए ये देख लो कि 2 अकाउंट के बीच में कंपेयर कैसे करते हैं, और मतलब हम फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंचते हैं, कंपेरेटर कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहला हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखनी है, फिर अकाउंट बैलेंस देखना है, फिर डेट क्रिएशन देखना है। ठीक है ना। और एक एक ऐसे ऐसे जाना है। अगर जो पहला वाला मतलब फुलफिल नहीं करता तो दूसरा फुलफिल देखेंगे, दूसरा भी नहीं करा तो तीसरा देखेंगे, ऐसे करके। ठीक है। तो पहला देखते हैं हम। अब बाय हम पहले उस केसेस पे जाते हैं। हम क्या करें, हमने ठीक है, अकाउंट में आप देख सकते हो कि हम पे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन थी, हम सेव कर रहे थे। और जब स्टेटमेंट हमें रिटर्न करनी थी हम ये एज इट इज रिटर्न कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ ये एरे है तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब जितनी इसमें आइटम्स होंगी इसका मतलब दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर दैट अकाउंट। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इफ लेंथ चेक कर रहे हैं। अगर जो लेंथ ए ऑफ ट्रांजेक्शन लेंथ ए बी ऑफ ट्रांजेक्शन बिल्कुल पहली वाली सफाइस नहीं गई, तो हम अगला क्या देखेंगे, उसका अमाउंट देखेंगे कि कितना बैलेंस है। ठीक है। अगर जो बाई चांस बैलेंस भी सेम हो जाता है, इफ अमाउंट ए का और बी का सेम हो जाता है, तो हम उसके बाद क्रिएटेड डेट चेक करेंगे कि किसका है। इफ ए डॉट क्रिएटेड ऑन, अब ये क्रिएटेड ऑन क्या था कि देखो डेट टाइम डॉट नाउ था, ये आई थिंक मोहित ने कल बताया भी था आपको कि ये जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा अकाउंट मतलब कि आपका अकाउंट बन रहा है। ठीक है। तो जब आपका अकाउंट बन रहा है तो हम उस टाइम पे इसका डेट जो भी टाइम स्टैम्प होगा वो हम नोट कर लेंगे क्रिएटेड ऑन में। तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया भी यही था कि अगर जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करती हैं, तो तीसरी मतलब हम देखेंगे कि कब किसका अकाउंट कब मतलब किसका अकाउंट पहले बना था। तो हम वो चेक कर रहे हैं कि ए क्रिएटेड जो भी ए का अकाउंट क्रिएट है वो मतलब पहले है, लेस से मतलब पहले है बी से। ठीक है। तो रिटर्न 1, तो ये बेसिकली हमारे ये हैप्पी केस हो जाएगा ए के लिए, क्योंकि तब हमें रिटर्न 1 कर देंगे। अगर जो मान लो कि इस टाइम पे ए का क्रिएटेड जो था, ये दोनों सेम थी ए बी के लिए, लेकिन ए का क्रिएटेड ऑन पहले नहीं था बाद में था, तो इस केस में क्या होगा, बी के लिए फेवरेबल होगी तो हम -1 रिटर्न करते हैं उल्टा, मतलब कि भाई हमें दूसरे वाले का देना है, मतलब दूसरे वाले के फेवरेबल में रहना है, तो इसलिए एल्स -1। अब बाय चांस मान लो कि इतनी नौबत आती नहीं है कि हमें क्रेडिट ऑन तक जाना पड़े। ठीक है ना। हमारा क्या था कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं करती है। अब था क्या, ए और बी का हमारा ट्रांजेक्शन सेम मतलब सेम थी, लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन लेकिन उसके अमाउंट डिफरेंस थे। ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन वही थी, हम क्या कर रहे थे, चेक करेंगे अब जिसका हमने किसको देना रिवॉर्ड फर्स्ट, पहले जिसका अमाउंट ज्यादा होगा तो हमने चेक कर लिया, अगर तो ए का अमाउंट ज्यादा है बी से तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। अगर जो ए का अमाउंट ज्यादा नहीं है तो बी के लिए फेवरेबल में आएगा तो हम उसको -1 कर देंगे। तो ऐसे करके जो हमारी अब ये कंपेरेटर कहाँ पे यूज होते हैं, सॉर्टिंग में यूज होते हैं। तो आप समझ सकते हो हम पे ए और बी फेंका, अब वो प्लेसिंग करता रहेगा। अगर जो ए और बी फेवरेबल है मतलब सही सही पोजीशन पे तो ए और बी रहेंगे, अगर जो गलत पोजीशन पे है तो बी आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा। फिर उसके बाद अगले 2 एलिमेंट, तो ऐसे ऐसे करके हमारी सॉर्टिंग चलती है। और ये कंपेरेटर ऐसे वर्क करते हैं। अब ये सेकंड कंडीशन होगी अमाउंट वाली। अब मान लो कि इतनी मतलब ऐसी नौबत आती नहीं कि अमाउंट तक जाना पड़े, पहले ही में ट्रांजेक्शन डिफरेंट मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन ही अलग अलग थी। ठीक है ना। तो नॉर्मल एलिफ चेक कर लेंगे कि भैया एक ही ट्रांजेक्शन ज्यादा थी,
ठीक है, ए की ट्रांजेक्शन ज्यादा थी तो ए विनर है, तो ए को हम ज्यादा दे देंगे, तो हमने रिटर्न 1 कर दिया। भाई दोनों सही प्लेस पे हैं, क्योंकि हम, और अगर जो ए की ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं थी, बी की थी, तो -1 कर देंगे, तो -1 को आगे ले आएंगे। ऐसे करके हमारा क्या होगा, मान लो कि जो सॉर्टिंग थी 2 1 3 4 बस ऐसे थी, तो वो 1 2 3 4 हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट थ्री, अब हमें फर्स्ट थ्री एलिमेंट सिलेक्ट करने थे, तो हम ऐसे करके फर्स्ट थ्री एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और इनको अकॉर्डिंगली अवार्ड दे देंगे। अब आपने इसका लॉजिक भी देख लिया, हमने सॉर्टिंग किस बेसिस पे करी है, इस कंपेरेटर के बेसिस पे। और ये हमारा और ये वाला लॉजिक कौन सा था जो हमें रिक्वायरमेंट में डिफाइन था कि हमें ऐसे करना है, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको इसका वो दिखा देता हूँ कि इसका मतलब जो रनर है वो कैसे चलता है, ठीक है। ऑफर टू, ऑफर टू का रनर है, ठीक है। आपका जब भी ऑफर टू की कमांड फायर होगी ना, तो हमें क्या देना था, 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए का कैशबैक देना था। तो हमने क्या कर लिया, उसका एक नॉर्मल एक एरे बना लिया, ठीक है, जिसमें हमने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा जो जीरो इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हमने सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल करा होगा, वो हमारा वही सॉर्टिंग करके सबसे आगे आएगा। फिर अगले वाला उसके पीछे, फिर अगला वाला उसके पीछे, तो अकॉर्डिंगली हमने एक एरे बना दिया, बाद में इसको मैप कर देंगे फर्स्ट थ्री एलिमेंट के साथ। अब हमने क्या करा, वही वाला काम, अब सॉर्टिंग करनी है, हम पे 100 200 यूजर्स होंगे, हमें क्या टॉप 3 यूजर्स निकालने हैं, किस बेसिस पे, जो 3 क्राइटेरिया थे कंपेरेटर में। तो हमने क्या किया, अब एक फंक्शन होता है पाइथन में सॉर्टेड करके। आप सॉर्टेड में क्या कर सकते हो, आपको कोई भी एक एरे सॉर्ट करना है, बिल्कुल आप उससे सॉर्टेड से आप कर सकते हो, वो आपको रिटर्न सॉर्टेड आपको रिटर्न करके दे देगा, वही एलिमेंट, वही एरे जो भी आप लिस्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स क्या जाते हैं कि क्या आपको सॉर्ट करना है, हमारी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स थी, तो हमने उसको सॉर्ट करना था। और अब की क्या होगी, किस बेसिस पे सॉर्ट करना है आपको, वो की होती है। तो हमने इधर इधर उसका फंक्शन होता है कंपेयर टू की, इधर अकाउंट डॉट कंपेरेटर दे दिया कि भाई ये लॉजिक है, इसके बेसिस पे सॉर्ट करके लिया। और रिवर्स ट्रू, क्योंकि हमें क्या था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए थे। अब सॉर्टेड क्या होती है, सेंडिंग में होती है, लेकिन हमें जो हाईएस्ट मतलब फुलफिल क्राइटेरिया वाले चाहिए थे, तो जो वो सबसे पीछे जाएंगे क्योंकि वो असेंडिंग। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो सबसे आगे ले आएंगे तीनों जो हमारे फेवरेबल एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक इन्यूमरेट करके भी एक फॉर लूप होती है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इधर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आगे आगे बताऊंगा। जैसे मान लो एक लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको मतलब आपको इसको प्रिंट करना है 1 2 3 4 को, लेकिन आपको इसके साथ में इंडेक्स भी प्रिंट करने हैं, भाई इसके इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, इन्यूमरेट से ओके। इन्यूमरेट में आप ये दोगे ना, कुछ भी मान लो इसका नाम, इसका एक्स नाम था, एक्स इज इक्वल टू ये, जेड इज इक्वल टू ये था, तो यहाँ पे इन्यूमरेट में आप जेड दोगे। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये एक एक करके, अब वही एक एक करके एलिमेंट रिटर्न करेगा, बट क्या क्या करेगा, एक तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, एक ट्यूपल, बेसिकली एक ट्यूपल रिटर्न करता है, जिसमें एक इंडेक्स आएगा, कॉमा, और जो उसकी वैल्यू थी वो है। तो ये इन्यूमरेट जेड ये रिटर्न करता है, और ये एक एक करके रिटर्न करेगा जब तक, जब जब फॉर लूप जाएगा, तो सबसे पहले वो यहाँ पे था फॉर लूप में, ठीक है ना, पहला आइटम, तो उसका इंडेक्स क्या है 0 और वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले में क्या रिटर्न करेगा 0 1। फिर ऐसे ही इन्यूमरेट, अभी आगे फॉर लूप आगे चलेगी तो आइटरेटर यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगले पे क्या रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स क्या है 1 और वैल्यू क्या है 2। तो ऐसे कर करके क्या है, वो सारों पे पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे और इस पे, फिर इस पे, ऐसे करके सारा एक एक करके प्रिंट करेगा। तो ये थी इन्यूमरेट की वर्किंग। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्यूमरेट कर रहे हैं अकाउंट्स पे, रिवॉर्ड्स यूजर पे। रिवॉर्ड्स यूजर मतलब कि कितने हमारे 3, इधर हमने इसको ओके, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, मतलब वो डिफाइनिंग बोलते हैं। अब इधर क्या होता है, मान लो आपका ऑफर 2 है, पीछे से कोई अलग से अगर जो लिस्ट आ रही है, मतलब पीछे से आपको बताना है कि भाई मेरे को 5 यूजर को रिवॉर्ड देने हैं, तो आप पीछे से 5 भेज दो, तो क्या कर लेगा ये रिवॉर्ड यूजर ओवरराइड हो जाएगा, तो वो 5 वैल्यू ले लेगा। हाँ, हाँ, तो वो 5 ले लेगा वैल्यू। अब अगर जो कुछ नहीं भेजेंगे तो वो 3 अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ ऐसा चलता है। फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया ना, ठीक है, इन्यूमरेट का। अब हमने क्या किया, रिवॉर्ड यूजर, रिवॉर्ड यूजर कितने थे, 3 थे। हमने स्लाइसिंग भी दिखाई थी आपको, इधर स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है वो, इधर एंडिंग इंडेक्स लेता है। तो 0 से लेके 3 तक वो क्या करेगा, एरे उठा लेगा। तो अकाउंट से, अब मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत इजी, बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा तुम्हें। जैसे अकाउंट्स में 0 2, अगर जो वो 3 हम उठा रहे हैं, और मान लो जो तुम्हारी लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ थी, ठीक है ना। तो 0 to 3 मतलब कि वो जो अब इसका जो रिटर्न करके आएगा लिस्ट, वो क्या आएगी 1 2 3, ठीक है ना। हम बेसिकली 0 से स्टार्ट करें और 3 तक जाना है, 3 तक जाना है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो 1 2 3 करके ये रिटर्न कर देगा। तो
इस वही बात है इसमें, इधर हमारी क्या अकाउंट्स की लिस्ट आ गई टॉप 3 की, ठीक है ना, टॉप 3 की, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर ली थी डिसेंडिंग में, हम ऑलरेडी जो अब वो ये वही वाले 3 अकाउंट उठाएगा, जितने भी हमने रिवॉर्ड देना है वो वही वाले उतने अकाउंट ये वही वाले उठाएगा जो हमारे जो क्राइटेरिया फुलफिल करे थे सबसे ज्यादा। और हमने क्या इन्यूमरेट करी, हमें उसका इंडेक्स मिल गया। अब और उसके जो अकाउंट्स था, अकाउंट्स में क्या अकाउंट ऑब्जेक्ट ही है, तो हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, उसकी वैल्यू जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारा सिंपल काम है, हमें क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए वो 3 अकाउंट जितने या जितने भी वो रिवॉर्ड यूजर वाले अकाउंट है वो सारे मिल चुके हैं। अब हम एक एक करके उनके अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट कर देंगे, जितना भी पैसा हमने और कैशबैक के हिसाब से क्रेडिट करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट करने हैं वो ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ऑफर 2 है भाई, और किसको दे रहे हैं उस यूजर का नेम और कितना दे रहे हैं, ऑफर रिवॉर्ड और इंडेक्स, ठीक है। और अब जो सबसे ज्यादा था उस अब लूप हमारी 0 से स्टार्ट होती है, जो सबसे ज्यादा था, मान लो कि जो जीरो हमारा फर्स्ट काउंट था वो 0 एलिमेंट 0 इंडेक्स पे था, तो उसको कितना देना है, 10 रुपए देना है, तो ऑफर टू रिवॉर्ड्स का इंडेक्स इधर से आ जाएगा, तो वो मैपिंग होगी 1 to 1, ठीक है ना। फर्स्ट अकाउंट को 10 रुपए क्योंकि उसका इंडेक्स 0 था, सेकंड अकाउंट को 5 रुपए क्योंकि उसका इंडेक्स 1 था, तो ऐसे करके यहाँ पे हम उठाते रहेंगे ऑफर टू रिवॉर्ड। और ऐसे हमारी ट्रांजेक्शन बन गई। देन हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को हमें अकाउंट में भी सेव करना है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिखाना होगा सारा कुछ, और उसका हमने अकाउंट बैलेंस अपडेट कर दिया। तो ऐसे करके हमारा ये ऑफर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आई होप ये सबको क्लियर होगा। और इसमें एक और चीज है ऑफर 2 से अलग, मैं आपको दिखाता हूँ। बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन में क्या था कि ऐड अ कमांड कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम और एफडी अमाउंट जाएगा, ठीक है। वेन एवर द कमांड इज फायर्ड एन इक्वल अमाउंट टू एफडी अमाउंट इज पार्क्ड फॉर दैट अकाउंट होल्डर, ओके। मान लो कि एक यूजर का अकाउंट है और उसके अंदर बैलेंस कुछ 50 रुपए पड़ा है, ठीक है, और उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट वाली कमांड फायर करी है। तो जब भी ये वाली कमांड फायर होगी ना, मान लो तुमने 10 रुपए की कमांड फायर करी है भाई, किसी एक नेम के लिए 10 रुपए की एफडी बना दो, तो whenever that command is fired equal amount to FD amount is parked for account holder, तो उतना क्या है, 10 रुपए की एफडी बन जाएगी भाई उसकी। अब हम देखेंगे इफ द नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन द अकाउंट बैलेंस फॉर दैट रिमेन्स अबव, अगर जो अगली 5 ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट बैलेंस 10 से ऊपर ही रहता है ना, ठीक है ना, तब तो हम उसको 10 रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे उस एफडी पे। वही होता है ना, कुछ 1 साल 2 साल तक एफडी चलती रहती है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वही बस वही आइडिया छोटा सा, कि अगर जो नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन तक अकाउंट बैलेंस, क्योंकि हम अब हमने उसी अकाउंट बैलेंस पे एफडी करी थी, तो अकाउंट बैलेंस नीचे नहीं जाना चाहिए ना एफडी के अमाउंट से, अगर जो एफडी के अमाउंट से नीचे चला गया था इसको तुम्हारी एफडी खराब होगी, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें मिनिमम था वही क्राइटेरिया कि 10,000 तो रखना ही रखना है अपने अकाउंट में जो भी। तो अकाउंट अब नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन तक हम चेक, अब इनकी क्या क्वार्टरली वही साइकिल है, तो इसकी साइकिल है 5 ट्रांजेक्शन की है, बस 5 ट्रांजेक्शन में आपका अकाउंट बैलेंस अगर जो एफडी अमाउंट से ज्यादा रहेगा तो हम उसको 10 रुपए इंटरेस्ट दे देंगे, तो वो वाला सीन है। इफ द अकाउंट बैलेंस अगर जो एक में भी एफडी अमाउंट से नीचे जाता है वो एफडी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, एंड द यूजर विल नीड टू, अब उसके बाद क्या एफडी डिसॉल्व हो गई, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से एफडी की उसको दोबारा एफडी खुलवानी पड़ेगी, मतलब कि वही दोबारा कमांड फायर करनी पड़ेगी एफडी की, और उसकी नई एफडी स्टार्ट होगी, ठीक है। और इन्होंने बोला भी है कि ओवरव्यू और स्टेटमेंट में आनी भी चाहिए एफडी वाला सारा, ठीक है। तो मैं आपको एफडी का बताता हूँ एफडी का कैसे चलता है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो हम यार यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं। टाइम मेन आपका आज का क्या फंक्शन है, आपको डेटा स्ट्रक्चर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है थोड़ा सा, मैं उसको लेता हूँ और तुम्हें जल्दी से समझाता हूँ, नहीं तो अदरवाइज हमारा 1 घंटा इसमें निकल जाएगा। चेक फिक्स डिपॉजिट, ओके। ओके, पहले ये वाला नहीं, पहले आपको एक एक करके दिखाते हैं फंक्शन, ठीक है ना। डिफाइन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सर्वर डॉट पी वाई होगी और यहाँ पे हमारा क्या, मान लो एक एफडी की एक कमांड भी होती है, ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा फिक्स डिपॉजिट। अब जैसे ही हमारा कमांड फायर होगी फिक्स डिपॉजिट की एफडी की, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, एक उसकी जैसे हमें दिखाया था कि कमांड फायर होगी तो हमें उस यूजर की फिक्स डिपॉजिट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, वॉलेट और फिक्स डिपॉजिट यूजर की बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या क्या देना था भाई, किस किस यूजर के लिए फिक्स डिपॉजिट बनानी है और कितने रुपए की बनानी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीजें पास कर देंगे एज इट इज। ये हमारे पैरामीटर्स हो गए जो हमने पास करी है, फर्स्ट तो नहीं में तो नॉर्मल है, सेकंड हमारा नंबर होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो शो करेगा, ठीक है।
ये हमारी फिक्स डिपॉजिट की कमांड इधर से फायर होगी। अब हमारी क्या फंक्शनैलिटी बनानी है हमें, ठीक है। फंक्शनैलिटी के लिए हमने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट लिखा। सबसे पहले अब हम हमारे पास क्या है, कस्टमर का खाली नेम आया है, तो हमें उसका अकाउंट फाइंड करना पड़ेगा कि उसका अकाउंट है कहाँ पे। तो हमने इधर क्या एक वेरिएबल रखा, कस्टमर अकाउंट अभी नन है। हमने क्या करा, सेल डॉट अकाउंट्स करके हमारी एक लिस्ट थी सारे अकाउंट्स की, पूरे बैंक अकाउंट्स की। हम क्या करेंगे, एक एक अकाउंट पे ट्रेवर्स करेंगे और हम चेक करेंगे जहाँ पे भी ये जो फॉर लूप में ट्रेवर्स हो रहा है, जहाँ पे भी बैंक का वो वाला अकाउंट हमारे जो गिवन नेम के साथ इक्वलाइज करता है, मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हमें वो अकाउंट मिल जाता है, तो हम उसको कस्टमर अकाउंट जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर कर लेंगे और ब्रेक कर देंगे, हमारे को यहाँ पे अकाउंट मिल गया। तो ये जितना लॉजिक था ये था अकाउंट फाइंड करने का। अब अगला, अब हमारे को क्या करना है, फिक्स डिपॉजिट बनानी है। फिक्स डिपॉजिट के लिए एक अमाउंट आया हम पे कि भाई 10 की बनानी है, 20 की बनानी है, और हम पे अब हमें अकाउंट मिल गया, तो हमें पता है भाई यूजर का कितना बैलेंस है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि भैया जितना अमाउंट आया ना, वो लेस देन और इक्वल टू अगर जो होगा, जो कस्टमर का बैंक बैलेंस है, भाई बैंक बैलेंस मान ले 5,000 है और मेरे को एफडी खुलवानी है 100 रुपए की, तभी खुलेगी ना। अगर जो मान ले 5,000 का बैंक बैलेंस है, मेरे को एफडी 10,000 की खुलवानी है, तो नहीं खुलेगा क्योंकि बैलेंस ही नहीं उतना अकाउंट में। तो जो जितनी की एफडी खुलवानी है, दैट अमाउंट शुड बी लेस देन कस्टमर का जो बैंक बैलेंस है, ठीक है ना। अगर जो वो है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिक्स डिपॉजिट खोल देंगे, उसकी एफडी खोल देंगे। तो हमने उसका एक फ्लैग रखा हुआ है, कस्टमर अकाउंट डॉट एफडी उसकी ट्रू है। और ये हमने कहाँ फ्लैग रखा हुआ है, तुम देखोगे अकाउंट, क्योंकि अभी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हमने इसको तो हम क्या करेंगे, इसका एक फ्लैग भी रखेंगे, सही है। कस्टमर अकाउंट का हम एक फ्लैग रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। स्टार्टिंग में फॉल्स फॉल्स होगा क्योंकि उसने अभी एफडी नहीं खुलवाई है, ओके। तो अभी ये हमारा उसका ट्रू हो गया। अब उसके बाद हम कस्टमर अकाउंट फिक्स डिपॉजिट, अब कितने फिक्स डिपॉजिट कितने अमाउंट की खोली है, वो हम अमाउंट असाइन कर देंगे उसको, भाई इतने की कस्टमर ने फिक्स डिपॉजिट खोल दी, ठीक है ना। अगर जो ये सब नहीं चलता, कस्टमर का भाई अमाउंट ज्यादा होता है, तो हम नॉर्मल लॉक कर देंगे एरर कि भैया कस्टमर अकाउंट बैलेंस इज लेस वो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट से, तो वो खुल नहीं पाएगी एफडी। तो एक तो ये ऐसी, इससे हम एफडी खोल सकते हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद अब हमें, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा सा। हमने एफडी खोल ली, अब हमारा अगला क्राइटेरिया क्या था, इफ फॉर द नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन द अकाउंट बैलेंस फॉर दैट अकाउंट रिमेन्स अबव द एफडी अमाउंट। अब हमारी मान अब एफडी तो खोल ली, अब यूजर ट्रांजेक्शन भी करेगा, भाई कटेंगे पैसे, आएंगे भी ऐसे से, ठीक है, चलता रहेगा। अब क्या हमें अगला क्या क्राइटेरिया कि अगली 5 ट्रांजेक्शन हमें चेक करनी है। अगर जो अगली 5 ट्रांजेक्शन के लिए जो हमारा अकाउंट बैलेंस है, कस्टमर का अकाउंट बैलेंस है, वो एफडी अमाउंट से ज्यादा रहता है, इसका मतलब एफडी बनी रहेगी, तो हम उसको 10 रुपए इंटरेस्ट भी दे देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे को एक चीज बतानी है आपको। अब ये वाला चीज कब देखनी है हमने, नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन किया हमने, ठीक है ना। और उसके बाद हमें वो भी देखना है कि इसको इंटरेस्ट देना है हमने। तो ये चीज, और ये कब देखेंगे, जब हर बारी ट्रांजेक्शन होंगी, तो उसका कोड कहाँ आएगा, ट्रांसफर मनी में। जब भी ट्रांसफर मनी होगी, हम उस टाइम पे चेक करेंगे कि भैया इसने इसके मतलब एफडी चेक कर लो कि एफडी में इंटरेस्ट देना, अभी इंटरेस्ट तो नहीं देना है इस टाइम पे, इस ट्रांजेक्शन के बाद। क्यों, 5 देख लो भाई, 5 ट्रांजेक्शन होगी है नहीं हुई है, और देना है। अगर जो एफडी अमाउंट मतलब अकाउंट बैलेंस से कम चला गया, एफडी का सॉरी अकाउंट बैलेंस एफडी का अमाउंट से कम चला गया है, तो हमें उसकी एफडी भी डिसॉल्व करनी है। तो वो वाला लॉजिक भी है। तो हम, ठीक है, पहले मैं आपको ये इसके गो थ्रू करवाता हूँ। ये स्टैटिक मेथड क्या है, ओके, ये चेक फिक्स डिपॉजिट। तो अब हमारा क्या है, हमने एफडी तो बना दी थी, अब हम हर ट्रांसफर मनी के बाद हम एफडी भी चेक करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या आएगा, एक अकाउंट आएगा भाई किस अकाउंट के लिए चेक करनी है, और अमाउंट आएगा, ठीक है, कितना। तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि अकाउंट डॉट फिक्स डिपॉजिट है या नहीं है। पहले तो नॉर्मल यही चेक करना है, हमने यहाँ पे ट्रू भी किया था फिक्स डिपॉजिट, कि भैया उसकी फिक्स कस्टमर अकाउंट की फिक्स डिपॉजिट है भी है या नहीं भी है, ठीक है ना। तो अगर जो होएगी तभी हम चेक करेंगे आगे फिक्स डिपॉजिट के लिए जो भी फर्दर हमारे पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो उस ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अकाउंट जो भी अकाउंट बैलेंस है माइनस अमाउंट शुड बी लेस देन अकाउंट डॉट फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, ओके। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो उसका कस्टमर का बैलेंस है, और इसमें से जो भी ट्रांसफर मनी करके अगर जो उसका अमाउंट फिक्स डिपॉजिट अमाउंट से कम जा रहा है, एक सेकंड यार, हाँ, उसका अमाउंट उससे कम जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी फिक्स डिपॉजिट डिसॉल्व हो गई है। तो हमें अब फिक्स डिपॉजिट डिसॉल्व हुई है, तो हमें उसकी फिक्स डिपॉजिट को फॉल्स करना पड़ेगा, और उसका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट भी हटाना पड़ेगा कि जितना भी था। और ये ट्रांजेक्शन काउंट है, हम ये हर बार ये चेक करते हैं कि उसका ट्रांजेक्शन काउंट कितना है भाई,
ठीक है, क्योंकि हमें क्या था कि हमें नेक्स्ट 5 ट्रांज़ैक्शन चेक करनी थी, ठीक है? नेक्स्ट 5 ट्रांज़ैक्शन चेक करके हमें ये देखना था, अगर जो लास्ट 5 ट्रांज़ैक्शन सारी की सारी फुलफिल करती हैं, तो हम उसको क्या है ₹10 इंटरेस्ट भी देना था। तो हम क्या करते हैं, हर ट्रांसफर मनी के बाद हम एक क्राइटेरिया ये चेक कर रहे हैं फिक्स्ड डिपॉज़िट उसकी, अगर जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो हम उसका ट्रांज़ैक्शन काउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्राइटेरिया तो यही है ना यार, अगर जो उसका जो भी बैंक बैलेंस है और जो भी ट्रांसफर मनी अभी हुई है, उसके बाद उसका जो जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। मुद्दा यही है बस। अगर जो वो ज्यादा है ना, तो हमारी क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, एल्स में उसको हम प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो फुलफिल कर दे रहा है। ये कंडीशन उल्टी लिखी हुई है, तो इस करके तुम्हें थोड़ा सा मतलब अजीब लग सकता है। तो अगर जो इसमें फुलफिल नहीं करता है वो, तो हम उसकी फिक्स डिपॉजिट उड़ा देंगे। अगर जो वो फुलफिल कर जाता है, तो हम उसका ट्रांजेक्शन काउंट +1 कर देंगे, क्योंकि उसने फुलफिल करा है क्राइटेरिया और उसका एफडी हमने मतलब उसका एक ट्रांजेक्शन सही हुआ है। वही एफडी अभी बची हुई है और एक ट्रांजेक्शन हो गई है। तो ऐसे ऐसे जब 5 हो जाएंगी, तो हम उसको ₹10 ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो था एक चेक, ठीक है? अब हमारा दूसरा चेक हुआ है, ₹10 भी हमें अब चेक फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ हमें ₹10 भी उसको मतलब क्रेडिट करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि इफ अकाउंट डॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, पहले तो फिक्स्ड डिपॉजिट होनी चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले सारे इफ में चेक करने, हर केसेस सोचना होता है कि यार फिक्स्ड डिपॉजिट है या नहीं है, उसके बाद ही तो तुम आगे जाओगे। कई बार ऐसा हो सकता है ये फॉल्स है और तुम डायरेक्ट चेक करोगे तो फट सकता है तुम्हारा कोड। तो ग्रैन्युलर मतलब तुम्हें ग्रैन्युलर चेक्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम पहले दोबारा से चेक कर रहे हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट है या नहीं है उसका, ठीक है? है तभी वो आगे जाएगा, और एंड कंडीशन है कि जो जितनी भी अभी दूसरी है ये भी फुलफिल होनी चाहिए। हम चेक कर रहे हैं कि अकाउंट डॉट जो जितना ट्रांजेक्शन काउंट था, अब ट्रांजेक्शन काउंट हम तब बढ़ा रहे हैं जब भी हर एक ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हम उसको +1 कर रहे हैं, और जो अगर जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना? तो अगर जो ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी ट्रांजेक्शन काउंट है, हम उसको देख रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 5 से, क्योंकि हमें 5 ट्रांजेक्शन चेक करनी है। अगर जो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब लास्ट 5 ट्रांजेक्शन जो भी थी वो सही हुई है, सक्सेसफुल बढ़िया हुई है। मतलब उसकी मुद्दा ये है कि 5 ट्रांजेक्शन उसके पास हैं ऐसी जो सक्सेसफुल थी, बढ़िया थी, तो हमें उसको ₹10 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट डॉट अमाउंट उसका जो भी इसका अकाउंट बैलेंस था उसका +10 कर रहे हैं, ₹10 इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको। अब हमने उसको ₹10 इंटरेस्ट दिया, तो हमने उसको ट्रांजेक्शन भी सेव करनी है, तो वो एफडी के नाम से सेव होगी, और कितनी ₹10 ट्रांजेक्शन सेव करनी है। उसके बाद हमें ये भी उसके बाद हमें उसको ट्रांजेक्शंस में भी डालना है अकाउंट के अंदर, अगर स्टेटमेंट अभी तो हमने ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसको सेव भी तो करना होगा ट्रांजेक्शंस को, उसके मतलब अकाउंट में लिंक करना होगा बेसिकली। तो हमने अकाउंट और ट्रांजेक्शन अपेंड कर दिया, ठीक है ना? तो ऐसे करके हमने फिक्स डिपॉजिट बना भी ली है, और दूसरा हमने फिक्स डिपॉजिट चेक भी कर लिया है, और ठीक है ना? तो मैं आपको एक बार इसका दिखाता हूँ, कहाँ पे है? वॉलेट, फिक्स डिपॉजिट, can run that main.py also. ओके। और इसका टेस्ट केस क्या है? एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। कमांड डॉट टेक्स्ट, बस एक सेकंड, एक ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद मतलब स्टार्ट कर लेते हैं डीएसए से, क्योंकि ऑलरेडी 3:44 हो गए, तो वी हैव टू गो थ्रू सम कपल ऑफ पैटर्न्स आल्सो। डीएसए में हमने थोड़े से पैटर्न हमने करने हैं मतलब, ठीक है ना? ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? तो यार ये तुम देखो कि मैंने ये टेस्ट केस चलाया है, तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। तो यार ये था, हम पहले क्या कर रहे थे, क्रिएट वॉलेट कर रहे थे हैरी, रॉन, हरमाइनी, एल्बस और ड्रेको के लिए, ठीक है ना? इसमें 195 बैलेंस के साथ हमने कर दिया था। उसके बाद हमने क्या करा भाई, हमने एफडी बनाई हरमाइनी की ₹50 की। हरमाइनी का बैलेंस ऑलरेडी 104 था, और हमने क्या है, खाली ₹50 की एफडी बनाई है। तो ऑब्वियस सी बात है, एफडी का अमाउंट क्या है, नॉर्मल बैलेंस से कम था, तो उसकी अब एफडी बननी भी चाहिए थी, तो एफडी बन गई। उसके बाद क्या है, हमने उसकी अब हमें क्या था, अगली क्राइटेरिया क्या था कि 5 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए उस एफडी की, ठीक है? तो हमने क्या करा, हरमाइनी
हर महीने के लिए हमने 5 ट्रांज़ैक्शन की टेस्ट केस बनाई, कि ट्रांसफ़र करो हर महीने से हैरी को ₹2, हर महीने से हैरी को ₹2, तो ऐसे-ऐसे करके हमने 5 ट्रांज़ैक्शन बनाई। तो अब हमें ये पता है कि हमने हर ट्रांसफर मनी के बाद, हर ट्रांसफर मनी में हमने उसकी फिक्स्ड डिपॉज़िट का चेक करा हुआ कि भैया यहाँ पे फुलफ़िल होता है कंडीशन, फुलफ़िल होता है, ऐसे-ऐसे करके। अब क्या था, यहाँ पे 5 ट्रांज़ैक्शन ट्रांज़ैक्शन बनाई, तो जब 5वीं ट्रांज़ैक्शन हुई होगी तो उस टाइम पे दोबारा कॉल हुआ होगा और 5वीं ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हुई थी और उसके बाद इधर ₹2-2 ही कटे हैं। हर महीने के कितने ₹104 थे, मान लो ₹10 कट भी गए तब भी 94 बचते हैं और हमने एफडी 50 की बनवाई थी। तो 5th ट्रांज़ैक्शन में जो हमारी हर महीने का जो बैंक बैलेंस था वो 50 से ज़्यादा ही था, तो एफडी हमारी बनी पड़ी थी, हर महीने की एफडी डिसॉल्व नहीं हुई। तो हमें इस टाइम पे क्या देना था, हर महीने को ₹10 का इंटरेस्ट देना था। तो हमने एफडी देखो तुम यहाँ पे हमारे सारे डेबिट डेबिट हुए हैं, किसको हैरी को गए हैं डेबिट ₹2, ठीक है ना? और इसके बाद सबसे लास्ट में एफडी हमने क्रेडिट दिया है ₹10 किसको, हर महीने के अकाउंट में, ठीक है? क्योंकि हमने स्टेटमेंट हर महीने की निकाली है। कूल है, आई थिंक दिस वर्क्स एफडी वाला। and now we can start with the some DSA questions. Okay, I'll send you this complete file. आज हम भेज देंगे इसको कंपाइल करके, आपको प्रॉपर रनिंग कोड दे देंगे और सारे एक दो टेस्ट केस भी दे देंगे, जैसे एक एफडी वाला दे देंगे और एक नॉर्मल टेस्ट केस भी दे देंगे जो आप चला के देख सकते हो, ठीक है? तो मेरे को 2 मिनट दीजिए, लेट मी कंपाइल विद, मैं खोल लेता हूँ। आई थिंक विल लीड कोड पेज बनाने को, ठीक है? इज देयर एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? ओके, हाँ हाँ, पिंग कर दिया। गाइस मैं इसमें चैट में पिंग कर रहा हूँ वेबसाइट लीड कोड, अपन लीड कोड पे करेंगे कोडिंग। एक दो क्वेश्चन लीड मैं थोड़ा सा तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ। बेस्ट इस टाइम पे बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है? तो जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लीड कोड पे मत स्टार्ट करो, ऐसा हो सकता है। जिसको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तुम जीएफजी वगैरह से स्टार्ट कर लो, उसमें ना सॉल्यूशंस होते हैं थोड़े बेसिक, अच्छी तरह समझा रखे होते हैं। अगर तुम लीड कोड से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मिलेंगी तुम्हें, बढ़िया प्रॉब्लम्स। तुम्हें बिल्कुल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हिट करनी है ना, तो आंख बंद करके लीड कोड पे आ जाओ और इसकी प्रॉब्लम्स में जाओ, इसकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व करनी स्टार्ट कर दो। बहुत प्रॉब्लम, देखो हमने भी इधर चेक कर रखी है कुछ प्रॉब्लम जितनी, ठीक है ना? तो इसकी प्रॉब्लम्स करनी स्टार्ट कर दो। अगर अब मैं तुम्हें थोड़ी सी इधर से भी बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम में इश्यू आता है या कुछ भी आता है तो तुम कैसे उसको टैकल करोगे, बट पहले हम थोड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो यार हाँ, इसके अंदर देखो टैग्स भी होते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन हैं, इन कंपनीज ने इंटरव्यूज में पूछ रखे हैं, तो आप इन टैग्स, अगर जो पे प्रीमियम अकाउंट है आप इन टैग्स में जाके उन क्वेश्चंस को सर्च भी कर सकते हो क्या क्या है। और यहाँ से आप मतलब सबसे बेस्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो, सारे तरह के इसमें हैं, आपको एक्सेप्ट टू आ सकता है यहाँ पे अभी, आई थिंक इकट्ठे जल्दी, हाँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के क्या है, देखो यहाँ पे एक्सपैंड करोगे ना तो यहाँ पे हर टॉपिक का क्वेश्चन है, एरे स्ट्रिंग हैश टेबल, इतने टॉपिक्स हैं आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, एरे स्ट्रिंग हैश टेबल, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, मैथ है, और तो डीएफएस डेटाबेस। तो हम कुछ दो चार मतलब टॉपिक्स कवर करेंगे, एरे करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, हैश टेबल भी करेंगे, नॉर्मल, ठीक है ना? सॉर्टिंग वगैरह शायद कहीं ना कहीं बीच में हम कवर कर ही लेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं हम इसमें कवर करेंगे, आपको थोड़े से पैटर्न्स दिखाते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। बाद में उन जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, बाद में उन्हीं पैटर्न्स को यूज करके आप मतलब मिक्स कर सकते हो, पैटर्न से कुछ करके आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है ना? तो कूल, आई थिंक ये बेसिक है मतलब लीड कोड का। आप यहाँ से प्रॉब्लम्स में आके यहाँ से आप टॉपिक देख सकते हो सारे, और जिस भी टॉपिक आपको सॉल्व करना है आप उस टॉपिक पे क्लिक करो और उस टॉपिक के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ये सारे एरे के क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, ठीक है ना? और यहाँ पे आप डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हो, भाई आपको पहले इजी से स्टार्ट करना है, आप इस पे डिफिकल्टी पे क्लिक करो, आपके पास इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक्सेप्टेंस रेट वो है कि किसने कितना ज्यादा इसका एक्सेप्टेंस रेट है, मतलब कितने यूजर्स ने अटेम्प्ट किया और कितने यूजर सक्सेसफुली इसको सबमिट कर पाए इस क्वेश्चन को। और बाकी तो इतना जरा जरूरी होता नहीं चीजें, ठीक है? Cool. कर लें स्टार्ट? तो यार हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हम कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मैं बिल्कुल मतलब हम उस तरह चल रहे हैं कि आई एम अज्यूमिंग कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना है। तो हम एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जैसे टू सम का, वो देखते हैं, ठीक है? वो देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ओके, ठीक है।
तो यार I'll go through the question first. To sum easy, given an array of integers nums and integer target, return indices of two numbers such that they add up to the target. ठीक है. You may assume that each input would have exactly, हम assume कर सकते हैं कि उसका एक ही solution होगा. Basically to sum मतलब कि हमें दो नंबर के इंडेक्सेस बताने हैं जो टारगेट पे ऐड अप टू सम मतलब टारगेट बनाएंगे. एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. अब इसमें दो ये कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई उसका देखो, एक तो बता दिया उन्होंने कि एक ही सोल्यूशन होगा तो चिल है, मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगी. और दूसरी चीज इन्होंने ये बताई है कि आप सेम एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. जैसे मान लो 4 आता है. ठीक है. तो तुम एक तो ये काम कर सकते हो 2 + 2 4. बट तुम्हें ऐसा थोड़ी है कि यार टू सेम ही पोजीशन का तुमने दो बारी 2 ले लिया. नहीं, अगर जो 2 है तो वो कहीं और पे दोबारा 2 कहीं पे मतलब अवेलेबल होगा तो आप उसको लोगे. ठीक है ना. नहीं तो आप वो सेम 2 नहीं ले सकते आप उसको. तो ये इसका मतलब है. और यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप उसको आंसर रिटर्न कर सकते हो. ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट है एग्जाम्पल, थोड़े से टेस्ट केसेस गो थ्रू कर लेते हैं. एग्जाम्पल 1 जैसे नम्स है 2 7 11 15. ठीक है. ये हमारा कोई भी एक एरे दे रखा है. हमें क्या टारगेट है 9. हमें इसमें से कुछ एलिमेंट्स, ऐसे दो एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं जिसका टारगेट 9 आता है, मतलब प्लस करके. तो हम देखेंगे 2 2 + 7 पहला ही 9 आ जाता है. तो हमारा क्या है, सबसे पहला केस ही हमें मिल गया जिसमें उसका टारगेट 9 आ रहा है. आप और कोई भी देख लो, 2 + 11 करोगे 9 नहीं आएगा, 2 + 15 9 नहीं आएगा, 7 + 11 9 नहीं आएगा, 11 + 15 भी 9 नहीं आएगा, 7 + 15 भी 9 नहीं आएगा. तो हम पे उसने बोला था कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है और सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते. तो हमने अलग अलग एलिमेंट को दो बार यूज किया, 2 और 7 को, और हमारा टारगेट आ रहा है इसमें. ठीक है. और हम इसके क्या, हमें इंडिसेस रिटर्न करना था तो 0,1 हम रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है. तो हम इसका, हाँ अच्छा ठीक है. तो यार ठीक है. अब आप जब भी इंटरव्यू में बैठोगे मतलब इसका आंसर बताने, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले और क्या चीज़ है इसमें. अभी आप बाकी एग्जांपल भी देख सकते हो. नम्स 3 to 4 टारगेट 6 है. तो आपको ना एक 6 टारगेट के दो एलिमेंट्स उठाने हैं जिनका टारगेट 6 बने. ठीक है. आप देखोगे 3 + 2 5 नहीं बन रहा, 3 + 4 7 नहीं बन रहा, फिर 2 + 4 6 बिल्कुल बन रहा है. तो आपको क्या है, एक अपना पेयर मिल चुका है. तो आप इसके इंडेक्सेस रिटर्न करोगे. ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड है. तो हमारा इसमें लीड कोड में ऑलमोस्ट जीरो इंडेक्स पे चलता है सब कुछ ही. जीरो इंडेक्सिंग बोलते हैं जो भी. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एरे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो उसको जीरो इंडेक्सिंग है. अगर जो उन्होंने इंडेक्सिंग चेंज करनी होगी तो दे वुड हैव टोल्ड इन क्वेश्चन ओनली कि नहीं हमारा ये एरे जो है वन इंडेक्सिंग है या सेकंड इंडेक्सिंग है, जो भी होता है. ठीक है. तो जनरली जीरो इंडेक्सिंग होती है एरे की. तो 3 to 4 में आपको 2 4 आपका एलिमेंट मिल चुका है जिसका जिसके इंडेक्स थे 1,2. आपने वो एज इट इज 1,2 रिटर्न कर दिया. तो सिमिलरली 3,3 टारगेट 6 था तो 3 + 3 6. ये तो बिल्कुल बेसिक है. तो 0,1 हमने इसका इंडेक्सेस रिटर्न कर दिया. कुछ इसके कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं यार कि जो हमारी नम्स है, जो ये एरे है, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है. मतलब लेंथ लेंथ ऑफ एरे 2 से लेके 10 to 4 तक हो सकती है उस लेंथ एरे. ठीक है ना, एरे की लेंथ. और जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, -10⁹ से 10⁹ तक जा सकते हैं. बेसिकली ऐसे कुछ ऐसा कुछ, मतलब ऐसे कुछ टाइप ऑफ नंबर 10⁹ तक जा सकते हैं. ठीक है ना. वही तो बहुत बड़ा हो गया, बट 9 मतलब 9 एलिमेंट्स तक लगा लो आप जा सकते हैं. और सिंगुलर टारगेट भी ये देखो अभी ये ना, ऐसा नहीं है इधर क्या है, हमें पॉजिटिव टेस्ट केसेस दिख रहे हैं तीनों के तीनों. बट इसमें ध्यान दो कि माइनस वाले भी हैं टेस्ट केसेस. तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक एरे हो और उसमें 1,2, -10, -15 ऐसा कुछ होगा. और आपको टारगेट फाइंड करना होगा कितना, मान लो 8 फाइंड करना है. ठीक है ना. तो ये एक तो ये केस हो गया. 8 भी सॉरी -8. एक तो ये केस हो गया. -8 कैसे निकलेगा, 2 + -10 करेंगे तो 8 -8 आ जाएगा. तो ऐसा भी मतलब आपको कुछ टेस्ट केसेस मिल सकते हैं. तो आपको हर चीज केयरफुली मतलब देखनी है कि क्या कुछ है. और इन्होंने बिल्कुल दोबारा से कंस्ट्रेंट में बता दिया कि एक ही वैलिड आंसर एग्जिस्ट करता है. तो यार जो सबसे पहला हमारे पास सॉल्यूशन दिमाग में आता है इसके लिए क्या आएगा कि यार हमें दो एलिमेंट निकालने हैं. तो हमें दो एलिमेंट निकालने हैं. ठीक है. तो हमें दो एलिमेंट निकालने हैं. तो यार मैं क्या करूंगा, पहले इधर से स्टार्ट करता हूँ, इस 2 से स्टार्ट करता हूँ. इसको पकड़ लेता हूँ, एक आइट्रेटर इस पे डाल देता हूँ. और उसके बाद मेरे को दूसरा एलिमेंट भी उठाना है तो मैं एक आइट्रेटर 7 से स्टार्ट कर दूंगा. तो क्या होगा कि पहले 2 मतलब इस 2 को उठा के मैं देखूंगा कि 7 2 + 7 है. नहीं होगा, मान लो नहीं होगा.
फिर हम देखेंगे 2 तो रहेगा ही रहेगा आई में, फिर हम 11 पे जाएंगे कि 2+11 है या 2+15 है। तो ऐसे करके हम मतलब एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है बिल्कुल ब्रूट फोर्स। हम क्या करेंगे कि भाई 2 को फिक्स कर दिया, उसके बाद हम आइटरेट कर रहे हैं किस पे, 7 और 11 और 15 पे। फिर हम अगले मान लो इसमें नहीं आंसर मिलता तो हम उसके बाद अगला इटरेशन आई का मतलब वो आई का अगला इटरेशन 7 को फिक्स कर देंगे। अब जब 2 और 7 का मिला ही नहीं था तो ऑब्वियसली बता रिवर्स भी क्या ही फायदा है, तो आप क्या करोगे आई अपना आगे से चलाओगे। तो आप 11,15 को फिक्स करोगे, मतलब 7 को फिक्स करके 11,15 में चलाओगे। तो आपको थोड़ा लग रहा है कि भाई इधर ये तो फोर लूप तुम्हारी आई वाली तो यहाँ से चल रही है और जे वाली हमारी जो भी उसके आगे वाले से होगी वहां से चलेगी। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम इस सोल्यूशन पे एक मतलब ट्राई कर सकते हैं कि फॉर लूप कैसे बनाए। अब हमें पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं तो हम पाइथन की जो फॉर लूप होती है उससे और आई इन रेंज जो भी है लेंथ ऑफ नम्स, कितना भाई उसकी लेंथ है। और फिर फॉर जे इन रेंज हम अब हमें क्या करना था, आई हमें एक तो फिक्स करना है आगे वाला। तो मान लो इधर 2 फिक्स कर दिया इस पे, और हम नीचे जो जे वाली आइटरेशन है वो किस पे चलाएंगे, 7, 11, 15 पे। तो उसके लिए भी फॉर लूप चाहिए ना हमें, तो इसलिए हम उसके उसके लिए हम जे फॉर लूप लगा रहे हैं अलग से। ठीक है, अब फॉर जे इन रेंज, रेंज उसकी रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक। अब हमने देखा कि जहाँ पे भी 2 है उसके आगे से चलानी है हमें, तो i+1 से चलाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, i+1 दे सकते हैं। ठीक है, और कहाँ लेंथ ऑफ नम्स तक चलेगी, तो लेंथ ऑफ नम्स तक हमने दे दी। Cool। अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल चेक करना है इफ भाई नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे अगर जो इज इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, जो हमें गिवन है यही हमें हमारा इवेंचुअल तो यही है ना हमें कि जो भी हमें इधर अब देखो फॉर इधर से नम 1 निकला हमने, क्योंकि इधर फिक्स किया था आई लूप में नम 1 एक एक एलिमेंट। उसके बाद हम आइटरेट कर रहे थे जे पे और अब आगे आगे एलिमेंट्स पे। तो हम पहले 2 और यहाँ पे था हमारा 7,11,15। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले 2+7 करा। हम चेक करेंगे टारगेट के इक्वल है। भाई मान मान लो टारगेट कुछ होता 17 होता तो नहीं होता इक्वल। तो फिर हम अगला चेक करते हैं, 2 तो यह रहता है कि पहले फोर लूप अंदर वाली खत्म होगी तो 2 एज इट इज रहेगा। फिर हम 11 के साथ चेक करेंगे, 11+2 17 है, नहीं है भाई 13 है, नहीं। तो अब अगला जे लूप आगे चलेगा तो 15+2 17 है, बिल्कुल है भाई। तो हम इसका क्या होगा, फिर यहाँ पे हम अगर जो है तो टारगेट कंडीशन कैसे हम मीट करेंगे। तो हमें क्या रिटर्न करना था। अब पाइथन की एक और बढ़िया बात है, आप पाइथन में क्या रिटर्न कर सकते हो, एरे रिटर्न कर सकते हो। एरे तो नॉर्मली भी रिटर्न कर सकते हैं बट आप मल्टीपल इंडेक्स यूज कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए आपको इधर क्या रिटर्न करना था, इंडेक्स रिटर्न करना थे उसके उन 2 एलिमेंट्स की। तो हम यहाँ पे आई कॉमा जे ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है इसमें एक ही एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है और आगे कुछ करना नहीं है, तो नॉर्मली आपको मिलता है, खत्म। ब्रेक ब्रेक तो करने की जरूरत नहीं, वैसे भी रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, cool है। तो उधर जब भी रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है, उधर से रिटर्न कर जाता है, वो आगे फॉर लूप चलाएगा ही नहीं। कूल। तो इसको आई थिंक एक बारी, हाँ हाँ रन करके एक सेकंड, इसको एक बारी रन करके देख लेते हैं आप। ओके, आई थिंक ये एक्सेप्ट इस सोल्यूशन आप देखोगे नीचे तो इसका कंपाइलर कोई मतलब इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। इसके जितने केसेस थे, तीनों केसेस पे जो भी ये वाले केसेस थे, इसने ये नॉर्मल वैसे केसेस हैं, जस्ट चला के देख लिया है और सबका आउटपुट 0 1, हमारा आउटपुट 0 1 आया, एक्सपेक्टेड भी 0 1 ही था। ठीक है ना, ये उसकी इनपुट्स गिवन है। तो सिमिलर फॉर केस 1 ऑल्सो 2 7 11 15, टारगेट 9 था, आउटपुट हमारी 0 1 आई है और एक्सपेक्टेड भी यही थी। तो ऐसे करके हम एक क्वेश्चन को मतलब जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम कॉम्प्रिहेंड करके एक सॉल्यूशन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे, हाँ चलो ठीक है, इस पे ये तो भी रन हुआ है, इस पे खाली ये कंपाइल हुआ है कोड कि हाँ भाई ये चल सकता है। अब क्या है, सबमिट भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, हमने सबमिट किया तो देखो ये सोल्यूशन क्या है, एक्सेप्टेड आ गया यहाँ पे। बट यहाँ पे तुम देखोगे यार, ये अब ये ना मेमोरी लेता है, मेमोरी और उसकी। ठीक है ना, अब आप यहाँ देखोगे कि इसने हमारा ना, ये देखो ये वाला इधर दिखाया ना इसने जो आइकन है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन यहाँ लाई करता है। इसने कितना टाइम लिया है चलाने के लिए, 1600 मिलीसेकंड लिए हैं, जो कि ये 40 कुछ कुछ तुम ये देखोगे जो मिनिमम रेंज है कि 41 मिलीसेकंड, मतलब कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशन थे जो 41 मिलीसेकंड में चल चुके हैं, और जबकि हमारा सॉल्यूशन जो चला है 1600 मिलीसेकंड में चला है। तो अगर जो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो ये बहुत मैटर करती हैं चीजें। मतलब 10-10 मिली सेकंड के ऊपर ना परफॉर्मेंस ट्यूनिंग होनी करनी पड़ती है। ठीक है, इवन मेरी कंपनी में भी अभी कुछ ऐसा सीन हुआ था, कुछ 30 से 45 मिली सेकंड हमारी लेटेंसी चली गई थी, तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा कोड ऑप्टिमाइज करना पड़ा था। तो ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी होती है ऑफिस में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यार ठीक है मेरा तो सोल्यूशन चल रहा है, अब क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है भाई।
तो वी शुड बी हैविंग, मतलब हमें पूरा देखना चाहिए कि ऑप्टिमाइज कोड कैसे बन सकता है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ठीक है, बाकी में ये कॉम्पिटिटिव थोड़ी सी चीज है कि बीट 76.67%, इसका मतलब कि आपका कोड 77 परसेंटाइल बंदों से अच्छा है, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस कर लेते हैं यार। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होंगी इस कोड की? आपने क्या करा, एक फॉर लूप चलाई है, कितने पे, किस पे चली है, पूरे लेंथ पे चली है, लेंथ तक, ठीक है ना, पूरी लेंथ पे चली है इसका, ठीक है। तो पूरी लेंथ पे चली है, तो आपको इसका मतलब क्या बोलते हैं, इस जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई इस वाली लाइन की, वो हुई ऑफ एन, कि भाई आपको पूरी मतलब पूरी लेंथ तो इटरेट करनी पड़ेगी उस लिस्ट की। उसके बाद आपने एक और फॉर लूप चलाई है जे, और वो भी i+1, ऑलमोस्ट i+1 से लेंथ नम्स तक चलाई है, मतलब एक एलिमेंट का क्या है, कांस्टेंट ही है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये भी पूरी की पूरी लिस्ट पे चल रही है, तो इसकी भी ऑफ एन हुई। तो मैं आपको दोबारा से एक बार उस पे जाता हूँ, कोड पे, तो इधर लिखते हैं साइड में। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है इस लाइन की, वो भी ऑफ एन है, ठीक है। फिर इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल अब इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस लाइन की नॉर्मल एक ऑपरेशन है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स इसकी ऑफ वन, नॉर्मल एक लाइन ही है और इसका कुछ नहीं है। और इधर तो रिटर्न कर रहे हैं, इसका कुछ कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ ऐसे मैटर नहीं। तो यहाँ पे अब ये देखोगे कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंपाइल कैसे करें, हमने लाइन बाय लाइन तो निकाल ली, अब इसको टोटल कैसे कंपाइल करना है। तो यार जो भी नेस्टेड चीजें होती है ना, जब भी आपको पता है नेस्टेड होंगी, नेस्टिंग होगी, अब आपको पता है ये 2 पे चल रहा है, ये उसके अंदर चल रहा है, फिर ये उस पे, फिर बीच वाले पे चल रहा है, फिर ये पूरे पे चल रहा है, तो ऐसे करके जो भी नेस्टिंग होती है तो वो चीजें मल्टीप्लाई में जाती है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी इसकी, एन। अब ये अगली भी नेस्टिंग में है, मतलब कि ये जो लूप है वो ऊपर वाली पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू ओ अगेन एन, ठीक है। और ये वाली लाइन भी डिपेंडेंट है, बट दिस इज ऑफ वन ओनली, तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी ऑफ एन स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटीज। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ऐसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसमें हम क्या है, कोई वेरिएबल हमने डिफाइन करा नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है, हम जो थे हमारी एक नम चाहिए था, हम उसी पे ट्रेवर्स करके हमने उसी पे ही आंसर दे दिया। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कांस्टेंट ही है, जो कि ऑफ वन, हमने कोई स्पेस यूज करी ही नहीं। तो ये है हमारी टीसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये है हमारी एससी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको, इस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब हमारा इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन क्या बनता है, फॉलो अप क्वेश्चन हमारा ये बनता है, यहाँ पे इधर लिखा भी है उन्होंने, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने क्या एन स्क्वायर में लिखा था इसको, अब हमें क्या है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम सोल्यूशन में भी एक सोल्यूशन सोचना है जो इससे कम में भी निकल आए। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसमें, ठीक है। अब हमने, अब इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये ढंग से सुन लेना, बहुत कम आने वाला है आगे। मैं इसका कोड कॉपी पेस्ट, ये सॉल्यूशन भी और ये इसका कोड भी पेस्ट कर देता हूँ। ये इसका कोड है, और हाँ मैं वही लिंक भी दे रहा हूँ, बंद बेटर रहेगा। ये इसका लिंक है, ठीक है ना, ये इसका लिंक आ गया। Cool. तो यार अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या हमारे हम अब सारा खेल डेटा स्ट्रक्चर्स का है ना। अब क्या डेटा स्ट्रक्चर लगाएंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन ऑप्टिमाइज हो जाए। तो यार एक चीज होती है हैश मैप करके, डिक्शनरी जो हमने पाइथन में बोला था ना डिक्शनरी, तो उसको हम हैश मैप भी बोलते हैं। हैश मैप में कुछ नहीं होता यार उसका, ऐसे हम डिक्शनरी डिफाइन करते थे करली ब्रेसेस से, तो हम हैश मैप, उसको हैश मैप भी इसको बोलते हैं। हैश मैप बेसिकली क्या होता है कि अ, ठीक है, हैश मैप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले तुम्हें वो बताऊंगा मैं, उसके बाद हम इसको फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। अब हैश मैप क्या, अब डिक्शनरी क्या है, अब या तो हैश मैप बोलो या डिक्शनरी बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। मैं हैश मैप बोल के भी चलता हूँ। हैश मैप क्या है कि हमने बताया था कि की कॉमा वैल्यू पेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, एक की होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है, ठीक है। मान लो ये k1 है, v1 है, फिर ऐसे ही k2 v2 भी होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक के टू वैल्यू होगी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई V2 वैल्यू होगी। ऐसी कोई K3 है और फिर V3 है, कि कोई एक K3 की है उसके लिए V3 वैल्यू भी होगी, ठीक है ना। ऐसे करके मान लो कोई एक हैश मैप है, हमने पुट कर रखा है, इसको हमने सामान डाल रखा है उसमें। अब टाइम कम, पहले तो हमें इस डेटा स्ट्रक्चर को देखना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे निकालते हैं, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है। मान लो कि तुम्हें इस हैश मैप में से कोई वैल्यू गेट करनी है, मान लो K1 गेट करनी है, कैसे होगी, हैश मैप ऑफ क्या K1, ठीक है। ऐसे तुमने कोई एक वैल्यू गेट करनी है मान लो हैश में की, तुम्हें पता है। अब नॉर्मल, अब मान लो
इसका एग्जाम्पल तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, इसका काउंटर पार्ट भी। मान लो तुम पे एक लिस्ट होती है यार, एक एरे होता, एरे होता, ठीक है। अब इसके अंदर भी के वन क्या, मान लो अनसॉर्टेड एरे है, के2 के3 के7 के5 ऐसे करके भाई एरे मान लो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 10 to the power 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं मान लो, ठीक है। अब भाई अगर जो 10 to the power 8 एलिमेंट में आपको के7 फाइंड करना है, भाई कहीं भी हो सकता है, अनसॉर्टेड है, तो पूरे के पूरे आपको 10 to the power 8 एलिमेंट तो ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे, वर्स्ट केस में तो करने ही पड़ेंगे। मान लो कि पूरा का पूरा जो के7 पड़ा है ना आपका, बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे पड़ा है, तो आपको 10 to the power 8 एलिमेंट्स मतलब वो करने ही पड़ेंगे, ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे। और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन तो यहीं पे आ गई, ठीक है ना, कि क्या फाइंड करने की, के7 फाइंड करने की। लेकिन हैश में, अब मैं आपको हैश मैप का एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लो कि के1 को आपने हैश मैप में स्टोर करा है और आपको के1 फाइंड करना है हैश मैप में, ठीक है ना। तो आप अगर जो आपको के1 फाइंड करना है ना, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो कितनी है, वो ओ ऑफ एन नहीं है ब्रो, वो ओ ऑफ वन है, ठीक है ना। आपको ओ ऑफ वन में के1 निकल जाएगा। अब ये कहीं पड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी अनसॉर्टेड हो सकता है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे ये भी मान लो 10 to the power कितना ही स्टोर कर सकता है, 10 to the power 8 है मान लो, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो और मान लो कि लास्ट एलिमेंट आपका अगर जो के7 है ना, ये V7, मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ कि 10 to the power 8 एलिमेंट है ये, ठीक है ना, मतलब एक की वैल्यू पेयर है। अगर जो ये भी आप फाइंड करोगे ना कि क्या है भाई, ये निकाल के दे दे, तब भी ये ऑफ वन में है, ठीक है। इसके इंटरनल्स पढ़ लेना, हैश मैप बहुत पावरफुल चीज है। तो आपको ये ऑफ वन में आपको निकाल के दे देगा, ये आपको के7 की वैल्यू कहीं भी पड़ी हो पूरे हैश मैप में, ठीक है ना। ये तो हो गया हैश मैप की वैल्यू पेयर होता है, और इसकी गेट करने की जो वो होती है, गेट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हैश मैप। लिख देता हूँ हैश मैप और डिक्शनरी, डिक्शनरी और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, गेट द एलिमेंट इज ओ वन। बहुत मैटर करती है भाई ये, इसको ढंग से कर लेना, हैश मैप पढ़ लेना ढंग से कि कैसे चलते हैं लोग। जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना, हैश मैप के इंटरनल से पूछ लेते हैं कि ये भाई ओ वन में वैल्यू आ कैसे रही है, ठीक है ना। तो इंटरनल देख लेना हैश मैप के, मैं इधर कीवर्ड्स लिख देता हूँ, बहुत कम आएंगे आगे। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे, अब इधर हम हैश मैप यूज करेंगे टू गेट द। हमें क्या करना था यार, पहले हम क्या कर रहे थे, टू के लिए हम 7, 11, 15 एक एक करके इस पे ट्रेवर्स कर रहे थे, टू फिक्स करके, ठीक है। अब भाई हमें पता है, अब इधर मैं थोड़ा सा इसका तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। हमें पता है कि हमें मान लो 13 फाइंड करना है, टारगेट हमारा क्या था, 13 था, ठीक है। हमें 13 फाइंड करना है। हमने एक फोर लूप लगा के मान लो हमें 2 तो मिल ही गया कि भाई 2 है। अब हमें पता है ना भाई हमने अगला एलिमेंट क्या फाइंड करना है, कैसे। मैं क्या करूंगा, मैं 13 मेरे पे है ही है, मेरे को एक फॉर्मूला लगा के 2 मिल गया, मैं 13 - 2 करता हूँ, मेरे पे 11 आ गया, ठीक है। 11 आ गया। अब पहले मेरे को क्या करना पड़ रहा था, मेरे को एक एक एलिमेंट पे एरे पे चेक करना पड़ रहा था भाई, ये वाला एलिमेंट 11 है, नहीं ये वाला एलिमेंट 11 है, हाँ ये वाला एलिमेंट 11 है। लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो सकता है भाई, बिल्कुल 11 लास्ट से ही पड़ा हो सकता है, तो हम पे तो दूसरा जो लूप है वो भी ओ एन में जाता, पहला तो था ही, तो इस करके ऑफ एन स्केयर हो रही थी। लेकिन हम अगर जो मैं क्या करूं कि हैश मैप में इस सारों को स्टोर कर दूं, ठीक है। हैश मैप में मैं स्टोर कर दूं कि मान लो, और वैल्यू में कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्स डाल दो मान लो, क्योंकि हम इंडेक्स रिटर्न करना है ना, तो इंडेक्स डाल दो। 2 कहाँ पे पड़ा है, 0 पे पड़ा है। 7 कहाँ पे पड़ा है, 1 पे पड़ा है। 7 कहाँ पे पड़ा है, 1 पे पड़ा है। 11 कहाँ पे पड़ा है, 2 पे पड़ा है। 15 कहाँ पड़ा है, 3 पे पड़ा है, ठीक है। ऐसे करके तुमने एक हैश मैप बना लिया। क्या वैल्यू की तो हमारी वही है, जो भी हमारी ये है एलिमेंट्स है, और उनकी इंडेक्सेस क्या है, उनकी वैल्यूज है, ठीक है। अब भाई मैंने एक फॉर लूप लगाई, कुछ नहीं करा मैंने एक फॉर लूप लगाई, मैंने एक फॉर लूप लगाई फॉर आई रेंज लेन ऑफ नॉन, ठीक है ना। और मैंने क्या चेक करा, मेरे पे टारगेट ऑलरेडी गिवन है ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ मैं चेक करता हूँ कि टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, जो भी मेरा करंट नम ऑफ आई है, मान लो 2 था ये, है ना। तो टारगेट क्या है, 13, मतलब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 13 - 2, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। सबसे पहले तो एलिमेंट 2 ही है ना, तो पहला इटरेशन पे तो क्या करेगा 11। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई इन हैश मैप, हैश भाई पाइथन इतनी आसान है ना, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा इंग्लिश लिखते हो। टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई इन हैश मैप, अगर जो भाई कितना 11 इसका वो, इसको तुम ब्रैकेट में भी कर सकते हो, और थोड़ा समझ जल्दी उसके लिए कि भाई कैसे चल रहे। तो ये अगर जो 11 हैश मैप में है, ठीक है ना, बिल्कुल है, 11 ही रहा।
तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, एक हमें क्या करना है, एक एरे रिटर्न करना था। एक एरे में हमें क्या है, सबसे पहला एलिमेंट ये आई रिटर्न कर सकते हैं, आई कॉमा, अब दूसरा एलिमेंट क्या है, आपको पता है दूसरा इंडेक्स रिटर्न करना है, और आपको अगर जो एलिमेंट मिल गया है तो उसका इंडेक्स हमने उसकी वैल्यू के साथ एज अ वैल्यू स्टोर कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हैश मैप, हैश मैप हैश मैप ऑफ जो भी इसकी वैल्यू हम कैसे हम उसकी वैल्यू कैसे ढूंढ रहे थे, ऐसे ढूंढ रहे थे, टारगेट क्या है और उसका नाम सफाई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इजीली समझ आएगा। हैश मैप, अब आप क्या करो कि इसको ना एक थोड़ा कंफ्यूज कम हो गए, इसको इसमें स्टोर कर लो। आपका एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया आपका 13 - 2 विच इज 11, ठीक है ना, एक्स आ गया आपका 11। तो आप क्या चेक कर रहे हो कि भैया इफ एक्स इन हैश मैप है या नहीं, मतलब इफ 11 क्या है, हैश मैप में है, बिल्कुल है। तो आप क्या कर रहे हो, हैश मैप की आपको इंडेक्स रिटर्न करने थे, तो आपने आई तो आपका वही 2 ही है जो भी आप फॉर लूप चला रहे हो, और हैश मैप में आपने क्या कर लिया, दूसरा आपको वो एलिमेंट तो मिल गया था, तो हैश मैप ऑफ एक्स से आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू गेट कर ले रहे हो। वैल्यू ऐसे गेट करते थे ना, डिक्शनरी ऑफ उसकी जो की है, तो उससे क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे करके आप वैल्यू रिटर्न कर सकते, गेट कर सकते हो। तो इससे ये आपका मतलब कोड बन गया, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा मैं वो फॉर्मल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। हैश मैप हमने डिफाइन कर लिया, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि हैश मैप हम कैसे भरते हैं। फॉर लूप फॉर आई कॉमा वैल इन, हम इन्यूमरेट मैंने आपको दिखाया ही था, इन्यूमरेट कैसे लिखते हैं, इन्यूमरेट नॉर्मल वही है कि वैल्यू ही है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इन्यूमरेट करके इससे क्या हुआ, मेरे पे इंडेक्स पे ये IDX, ये मेरा इंडेक्स आ गया, और ये उसकी वैल्यू आ गई, उसकी उस इंडेक्स की क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, अगला काम, मेरे को टारगेट में चेक कर लूंगा, गेट कर लूंगा यहाँ पे नम्स ऑफ 5 में, आई हमारा इंडेक्स है ही है, तो नम्स ऑफ चेक कर ले रहा हूँ। और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ एक्स इन हैश मैप ये हैश मैप में है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, आई रिटर्न कर दूंगा, ये आई कॉमा हैश मैप एक्स कर लो, या हमारा आई कॉमा हैश मैप एक्स, हैश मैप भी बनाया ना हमने, हैश मैप एक्स, ये हम रिटर्न कर देंगे। अब इधर लेकिन मैंने पहले क्या कहा था, मैंने हैश मैप पहले ऐसे प्री डिफाइन वैल्यू से बना दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बना नहीं हुआ अभी, तो हैश मैप हमने फिल नहीं किया। अब दो काम कर सकते हो तुम, एक तो भाई तुम पहले फॉर लूप बनाओ स्पेशल, और उसको क्या करो, आई कॉमा नॉर्मल यही आई कॉम इसको यहाँ पे हैश मैप तुम फिल भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, थोड़ा मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आराम से, उसके बाद तुम उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बहुत चीजें, बहुत तरीके हैं ऑप्टिमाइज करने के इसको। तो क्या हम क्या कर रहे थे, हैश मैप में वैल्यू डाल रहे थे, की में वैल्यू डाल रहे थे, उसकी जो वैल्यू थी उसमें हम इंडेक्स डाल रहे थे। तो तुम ऐसे ही करोगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू में तुम्हारा आई इंडेक्स डल जाएगा, कि भाई उस वैल्यू पे क्या इंडेक्स है आई, ठीक है ना, ऐसे करके तुम्हारा हैश मैप बन जाएगा। मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ फॉर योर, कि भाई कैसे बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करें, अब हमारा हैश मैप बन गया इससे, फिर हम उसके ऊपर हैश मैप के ऊपर हम अपना फॉर लूप चला रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो उसके अंदर है एक्स हैश मैप में है, तो हम क्या कर रहे हैं, हैश मैप ऑफ आई और हैश मैप ऑफ एक्स रिटर्न कर दें, क्योंकि हैश मैप ऑफ एक्स में ही उसका इंडेक्स था। मैं इसको चला के देख लेता हूँ, ये रॉन्ग आंसर आया है, देख लेते हैं क्यों। तुम्हें एक पहले तो आउटपुट दिखा देता हूँ, एसटीडी आउट हमने प्रिंट किया था, हैश मैप प्रिंट किया था, हैश मैप सही बन रहा है या नहीं बन रहा, 3 हमारा इसमें टेस्ट केस क्या है, टेस्ट केस देख लो यार, 3 एलिमेंट है, 3 to 4, ठीक है ना, और टारगेट है 6, तो 3 to 4 हमारी वैल्यूज हैं, तो हम देख लेंगे 3 कहाँ पे है, जीरो एलिमेंट पे है, जीरो इंडेक्स पे है, तो 3 के लिए जीरो इंडेक्स हो गया, 2 का फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 2 के लिए 1 हो गया, और 4 का सेकंड इंडेक्स पे, 4 के लिए 2 हो गया। अब इशू कहाँ है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है, 0,0 आ रही है, ओके, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या थी भाई, 1,2 आना चाहिए था, क्यों, हम टारगेट 6 चेक कर रहे हैं, तो 6 तो कैसे बन रहा है, 2+4 से बनेगा, ठीक है ना। तो ये लेकिन ये क्या है, 0,0 आ रहा है, 2+4 के 1,2 पे है, तो हमारा बिल्कुल से एक्सपेक्टेड थी 1,2 वो आना चाहिए था, लेकिन हमारा 0,0 आ रहा है। देख लेते हैं यार क्यों आ रहा है, हैश हमारा सही बन गया, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, दोबारा से अब देखो, हैश में हमने बनाया, और हम अब क्या है, न्यूमरेट नाउन्स पे हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, हम चेक कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई चेक कर रहे हैं एक्स, और हम एक्स चेक कर रहे हैं हैश में अपने,
इफ एक्स इन हैश मैप, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, आई भी 0 आ रहा है और वो रिटर्न हो चुका है इफ एक्स इन हैश मैप, और वो हो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, प्रिंट एक्स आ क्या रहा है किस वजह से जा रहा है। तो यार ये थोड़ी सी डिबगिंग स्किल है, ये भी काम आ जाएंगी तुम्हें बहुत। तो हम यहाँ पे प्रिंट एक्स चेक कर रहे हैं, इसके अगर वो रिटर्न कर दे रहा है ना 0 0, तो हम चेक करेंगे कि वो किस लिए, वो अंदर कैसे आ कैसे रहे जब तक उसको टारगेट नहीं मिल रहा। तो उसको 3 मिला है, एसटीडी आउट क्या है यहाँ पे, प्रिंट एक्स हमारा 3 आया है, प्रिंट एक्स हमारा 3 आया है। इफ 3 इन हैश में उसको 3 मिल गया होगा, तो टारगेट हमारा 6 था, तो 6। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ अभी, इसका मतलब ना उसने ना सेम इंडेक्स वाला उठा लिया जो हमारा मतलब वो थी ना वैल्यू। हमने क्या इसमें गिवन था कि भाई सेम इंडेक्स पे हमारा उठना नहीं चाहिए, आंसर नहीं आना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट ही होनी चाहिए। तो इस हम इसने क्या था, 3 देखो 6 था, 3 तो एक एलिमेंट उठा ही लिया फोर लूप से, और उसके बाद इसने 6 - 3 किया और उसको 3 बिल्कुल था ये हैश मैप में, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे चेक और लगा सकते हैं कि हैश मैप में है, ठीक है, बट एंड जो अभी करंट है आई शुड नॉट बी इक्वल टू हैश मैप ऑफ एक्स, ठीक है ना। जो भी हमारा एक्स है उसका आई मतलब जो ये करंट इंडेक्स है ना, जो करंट इंडेक्स क्या 3 है, और नोट ई वो अब और एक्स क्या आया था हमारा माइनस टारगेट फर्स्ट एलिमेंट के लिए, टारगेट हमारा 6 था ना, हम सब फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनस किया, हमारा क्या आया, एक्स आया 3, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 6 - 3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 था। तो रिटर्न करके एक्स क्या बचा, 3 बचा। लेकिन हैश मैप में ऑलरेडी हमारा 3 हमने डाल चुके थे, क्योंकि हम सारे एलिमेंट तो डालेंगे ही ना, ठीक है। तो वो क्या दोबारा से वो 3 उठा लेता था, लेकिन वो पहले भी हमारा ये आई लूप भी हमारा इधर ही है और हैश में भी इसी को ही उठा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं उठाना ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी आई इंडेक्स है जब यहाँ हमारे जो पहले इधर है, शुड नॉट बी इक्वल देन शुड नॉट बी इक्वल टू हैश मैप का जो भी एलिमेंट उठा रहा है उसका इंडेक्स। हैश मैप से हमें एक्स उठा रहा है, वो क्या उठा रहा है, 3 उठा रहा है। तो अगर जो ये 0 है और हैश मैप का जो एक्स है वो 3 है, और उसका वो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वो अगर जो वो नहीं इक्वल है, ठीक है, तो हम उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं, आई होप समझ गए होंगे। सिंटेक्स एरर, ओके सॉरी, ये मैंने ये चीजें नहीं चलती भाई, इसको हटाना पड़ता है। तो ऐसे करके यार ये चल जाएगा अब, ठीक है, चलिए देखो, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है उसमें सेम इंडेक्स उठा रहा था जो कि हम नहीं उठाना, एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये चला दिया, अब इसको सबमिट करके दिखा देते हैं, फिर आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे एक बार। आई थिंक दिस वर्क्स, ठीक है यार। अब देखो, पहले हमारा कहाँ सोल्यूशन आया था, यहाँ पे आया था 1600 मिली सेकंड पे, कहाँ पहुंच गया हमारा सोल्यूशन, 41 मिली सेकंड पे हमने जो कोड लिखा, कितना ऑप्टिमाइज है, ठीक है ना। दिस इज द टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दैट शुड बी डन, ठीक है ना, और यही इंटरव्यूज में चेक होती है सारी की सारी। अब मैं आपको इसकी एक बार कॉम्प्लेक्सिटी से गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हैश मैप हमने बनाया था, और पहले और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से भी आपको मैं वाकिफ करवाता हूँ। तो ओके ओके, तो अब पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टीसी देख लेते हैं। यार यहाँ पे एक फोर लूप हमने ठीक है, यहाँ पे हमने एक फोर लूप चलाई है। तो मैं थोड़ा जल्दी कवर करूंगा, तो मैंने बेसिस बताई दी है हम कैसे जाते हैं। हम फोर लूप चला रहे हैं किस पे, नम्स पे, तो नम में हम एन एलिमेंट मान लेते हैं, तो ऑफ एन हमारा है। यहाँ पे हमारा क्या नॉर्मल ऑपरेशन है, असाइनमेंट ऑपरेशन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसे ऑफ वन ही होगी, इससे ज्यादा नहीं, कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है। हम यहाँ पे भी दोबारा फोर लूप चला रहे हैं, ठीक है, फोर लूप चला रहे हैं, तो ऑफ एन होगी, बिल्कुल होगी, नॉर्मल ऑपरेशन है, ऑफ वन लगा के चलो इसकी, ये भी नॉर्मल चेक्स हैं, ऑफ वन ओनली, और ये तो नॉर्मल रिटर्न है, इसके तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्या ही देखेंगे, ठीक है। अब यार ये तो टाइम कॉम्प्लेक्स, अब देखो, अब ये हमारा एक फोर लूप ब्लॉक है, ठीक है ना, ये हमारा एक ब्लॉक है, इसकी कितनी होगी, ऑफ एन, ऑफ एन इंटू ओ वन, ठीक है, ये एक ब्लॉक की। अब जो ये वाला ब्लॉक है भाई, वो उस ब्लॉक पे डिपेंडेंट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि इस ब्लॉक के अंदर ये वाला कोड चला, नहीं, ये अपना अलग चलेगा, उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये चलेगा। तो ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या है, ये मल्टीप्लाई नहीं होती, इस टाइम पे होगी प्लस, क्योंकि ये अलग ब्लॉक है और ये अलग ब्लॉक है, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस होती है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी ओ ऑफ एन है, और इनटू जब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसकी ऑफ वन और दोनों की ऑफ वन, तो दो ऑफ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिमिलर फॉर द थर्ड वन, दिस ऑफ वन और दिस ऑफ वन। अब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हुई, ये ऑफ एन इंटू ऑफ वन एन ही होगी,
प्लस ऑफ एन इंटू ऑफ वन, ये भी एन ही होगी, ठीक है, प्लस, अब भाई ये बन के क्या आती है, ऑफ टू एन, ठीक है, ऑफ टू इंटू एन ना। अब फर्क है, मैं लिखूं या तो टू टू एन लिखूं मैं एक तो, और एक मैं लिखता हूँ एन एन स्क्वायर, दोनों में फर्क है। एन स्क्वायर मतलब, ठीक है ना, टू एन मतलब ये तो टू तो कांस्टेंट ही है ना, इसको तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो ये तो बचा एन। अब एन स्क्वायर में भाई एन इंटू एन है वो, ठीक है ना, ये कांस्टेंट थोड़ी है, ये तो वेरिएबल है, तो इसको थोड़ी हटा सकते हैं। तो आ गई ना, एक आ गई ऑफ एन और एक आ गई ऑफ एन स्क्वायर, तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो टू ऑफ एन में टू कांस्टेंट हो गई, तो ऑफ एन हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी हमारी लास्ट में वो ऑफ एन बचेगी। तो हमारे जो पूरे इसके सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी बनी टीसी, वो बनी ऑफ एन। तो ऐसे ही मैं एक एस सी बनाता हूँ, एस सी कितनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं भाई, हमने हैशा बनाया है। अब इसके अंदर वर्स्ट केस में ऑफ एन एलिमेंट जा सकते हैं, ठीक है ना, तो हमने इसमें ऑफ एन एलिमेंट जा सकते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करा है, ये तो आइट्रेटर्स है नॉर्मल, ये कांस्टेंट होते हैं, तो इसका इतना कोई इशू नहीं है, आइट्रेटर्स को नहीं देखते हम, कोई हमने अलग से वेरिएबल डिफाइन करा है या डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करा है तो हम उसको देखते हैं। हैश के अलावा आई थिंक कोई हमारे पास वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस की, ऑफ एन, क्योंकि इसमें वर्स्ट केस में ऑफ एन एलिमेंट जा सकता है, ठीक है ना। तो यार ये बिल्कुल, अब ये हमारी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई। जो पुरानी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी आई थी, वो फेंस के आई थी, इस बार हमारी वो फेन आई है, गिवन कि हम पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इस बार, पिछली बार नहीं थी, ठीक है। अब देखो यार, इस ये स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब और बताता हूँ डीप में कि इतना क्यों मैटर करती है चीजें। यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से फर्क पड़ता है सीपीयू और प्रोसेसर्स में। जब तुम्हारा कोड चलेगा ना सीपीयूज में, प्रोसेसर्स में, तो उसको हमें ज्यादा सीपीयू चाहिए, ज्यादा प्रोसेसर चाहिए, दैट इज वेरी, जो क्योंकि वो रैम और उसमें चलते हैं ना, तो वो बहुत कॉस्टली होती है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, वो किसमें, हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी का तुम्हें पता है ना, तो स्टैक मेमोरी महंगी होती है, हीप मेमोरी सस्ती होती है, ठीक है। हीप, अब ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कंज्यूम करते हैं हीप मेमोरी, जो कि नॉर्मल डिस्क स्पेस है। हार्ड डिस्क नॉर्मल इजी सस्ती आती है रादर देन रैम्स, रैम्स बहुत महंगी आती है। तो इसका यही फंडा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम अगर तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत ही ज्यादा लेके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रही है ना, तो यू शुड डू दैट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सुपीरियर देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ट्राई करते हैं जितना मतलब हर बार कम से कम ही हो, ठीक है ना। बट ऐसा भी नहीं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बहुत ज्यादा ले ली और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ठीक है कम कर दी, थोड़ा ट्रेड ऑफ होता है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें मतलब इसको फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है, तुम कोटिंग निकालते हो कि भाई तुम्हारी कितनी देर प्रोसेसर चल रहा है, और ये सारी बहुत बड़ी बातें हैं, और ये कॉर्पोरेट्स में जाके मिलेंगी तुम्हें, कि फिर तुम जब तुम कॉस्ट मतलब एवेल्युएशन करोगे और तुम्हें देखना है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कितनी हो कि तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम मिनिमल है, ठीक है। तो वो सब वो वाली बातें हैं, बट हाँ, नॉर्मल कोडिंग और कॉम्पिटिटिव में तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, तुम स्पेस ले सकते हो, इतना कोई इशू नहीं। तो स्पेस इज ओके एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, ठीक है। आई थिंक यार ये एक क्वेश्चन था जो हमने इसमें सीखा। आई होप यार ये सबको समझ आया हो। मैंने बहुत ट्राई किया कि तुम्हें बढ़िया से ही समझाऊं, मैं इसको भेज भी देता हूँ विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें तुम्हें हेल्प आएगी, तुम पढ़ लेना इसको कि कैसे क्या लिखा हुआ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मतलब बढ़िया, तुम्हें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्या करा जाए। टो, 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 टो। आ, 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 आ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स यार, मैं तुम्हारे लिए कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकालता हूँ और फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है।
एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए क्या देख रहा हूँ कि पैटर्न्स देख रहा हूँ। जैसे एक ये पैटर्न था हैश मैप इसमें यूज हुआ है ना, तो ऐसा ही कोई एक बढ़िया सा पैटर्न मिल जाए जिससे तुम्हें हेल्प हो। मतलब बेसिकली फर्स्ट तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम डेटा स्ट्रक्चर देखो, मैं तो इधर से पूछ दे सकता हूँ, स्टार्ट करा सकता हूँ तुम्हें कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ से करते हैं। बट तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत वेरिएशंस होती हैं, तुम्हें क्या है पैटर्न्स ढूंढने हैं सारे के सारे। ठीक है, एक बार तुम्हें सारे पैटर्न्स मिल गए तो तुम्हें उसके बाद देखते ही समझ आएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे होगा, इस पैटर्न से होगा, तो मैं उसके बाद तुम इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं कोई एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हें निकाल के देता हूँ। एक ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको एक थ्योरम भी बेस्ड है वो क्वेश्चन, वो कर सकते हैं अभी। Voting, I thought that was question majority element, I think. De Moivre's theorem, Murray voting. Cool, I think एक क्वेश्चन है, मैं जीएफजी का लिंक ही खोल देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेजोरिटी एलिमेंट जीएफजी। मैं इसको आपको ऐसे ही गो थ्रू करा देता हूँ इस क्वेश्चन से, ढंग से पहले पढ़ते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या है, मेजोरिटी एलिमेंट। तो आपको फाइंड द मेजोरिटी एलिमेंट इन द एरे। अ मेजोरिटी एलिमेंट इन एन एरे of size n is the element that appears more than n by 2 times, hence there is at most one such element। ठीक है ना। तो यार जैसे कह रहे हैं 3 4 2 4 2 4 4, ओके। तो इसमें आप एक बार एलिमेंट देखोगे ना, तो यार आप ये देखोगे सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है एक ही बारी। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 आ रहा है 1 2 3 4 4 बारी। तो सबसे और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बारी, 1 और 2। तो सबसे ज्यादा बार एलिमेंट कौन सा आया, 4 आया, तो हमने इसको 4 रिटर्न कर दिया। सेम 3 3, इसमें अगला है 3 3 4 2 4 4 2। और इसमें हाँ, मेजोरिटी एलिमेंट वही होगा जो अपीयर होगा n/2 टाइम्स। टोटल जो लेंथ ऑफ द एरे था ना, उससे ग्रेटर देन 2 होना चाहिए उसका साइज। जैसे मान लो टोटल एलिमेंट्स कितने थे इसमें, 7 एलिमेंट्स थे, और 4 कितने टाइम से था, 4 बार ही आया था। तो 7/2 करोगे तो कितना होता है, अगर फ्लोर वैल्यू लोगे तो 3 होता है, लेकिन 4 बार ही आया था, तो इसका मतलब कि वो n/2 से बड़ा था, तो इस करके हमने उसको रिटर्न किया। लेकिन अगले केस में टोटल एलिमेंट कितने, 8 एलिमेंट है। तो 3 3 4 2 4 4 2 4, तो इसमें कितने 3 आ रहा है 2 बारी, और टोटल एलिमेंट 8 है, तो भाई ये तो बड़ा नहीं है। ठीक है, ये तो रिटर्न नहीं कर सकते। फिर 4 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार ही आ रहा है। लेकिन 8/2 करेंगे, 4 आ रहा है, बट क्या है, ये स्ट्रिक्ट होता है, ये n/2 टाइम से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये पूरा पूरा इक्वल ही है, तो ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेजोरिटी नहीं मिली ना यार, अभी सरकार बनी मोदी की, तो उसको 272 से ज्यादा ही चाहिए थी ना, सेम होती तो नहीं बनती। तो भाई इसमें 5 एलिमेंट आ जाते ना, तो बन जाता ये मेजोरिटी एलिमेंट आता, लेकिन नहीं आया ये 4 भी। और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है, तो ये भी मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें हम कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट मिला ही नहीं। तो इस केस में हम -1 या कुछ भी ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो अब इसका नॉर्मल अब सोचते हैं। हमने अभी वो पढ़ चुके हैं एक बारी, क्या बोलते हैं, हम अभी ये पढ़ चुके हैं। Just 1 minute guys, file file सब स्टार्ट हो जाए। हम अभी क्या पढ़ चुके हैं, तो हम इसको ना सारी तरीके से करेंगे यार। अभी हमने ना एक अप्रोच पढ़ी है हैशटैग वाली,
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एलिमेंट डिफाइन करने हैं भाई, कौन कितनी टाइम आ रहा है। तो सोचो थोड़ा हैश मैप से आप कर सकते हो वाला क्वेश्चन। सोचो सोचो थोड़ा सा, कुछ लग रहा है कि हैश मैप से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हमने, मैं आपको लिख भी देता हूँ इसमें, जो भी नंबर, जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट की जो भी काउंट है, एलिमेंट काउंट है ना जो भी, दैट शुड बी ग्रेटर देन लेंथ, लेंथ ऑफ एरे डिवाइड बाई टू। ठीक है ना। अगर जो हमारी जो भी एलिमेंट लेंथ है डिवाइड लेंथ बाय लेंथ ऑफ एरे से 2 से बड़ी होगी, तो एलिमेंट काउंट, तो ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है। अब हमें एलिमेंट के काउंट निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लो मैं एक ये डिक्लेयर करता हूँ, डिक्शनरी या हैश मैप डिक्लेयर करता हूँ, तो इसके अंदर मैं एक एलिमेंट, अब इसमें पहले एलिमेंट पे जाता हूँ 3, मैं देखूंगा इसमें 3 है, नहीं है भाई 3, तो मैं 3 डाल दूंगा, और मैं क्या करूंगा, उसका काउंट 1 से स्टार्ट कर दूंगा कि भाई मेरे को 3 का एक एलिमेंट मिल चुका है। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 4, ठीक है भाई 4 इसमें है, नहीं है। अब मैं देखो ट्रेवर्स कर रहा हूँ एक एक एलिमेंट करके इस पे, और उसको मैं, अगर जो इसमें नहीं है तो उसको मैं डालता जा रहा हूँ, और अगर जो होगा तो मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है फिर उसमें। तो 4 नहीं था भाई, मैंने एक एलिमेंट डाल दिया। अब मैं देख रहा हूँ अगला एलिमेंट 2, भाई 2 मैं डालूंगा यहाँ पे 2। अब मैं देखूंगा 2 नहीं था, तो भाई 2 मैंने एक एलिमेंट डाल दिया। फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बारी 4 पे आया। अब 4 मैं देखूंगा इसमें था, अब देखो इसमें गेट करने की तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ 1 होती है, तो 4 था इसमें, बिल्कुल था भाई, तो मैंने 4 की जो वैल्यू थी 1 से 2 कर दी। ठीक है। उसके बाद इस 4 पे आ गए थे, अब इसके बाद दोबारा 2, 2 था भाई 2 बिल्कुल है, तो मैं इसके एलिमेंट वो प्लस करके मैं 2 कर दूंगा। इसका इसका मैं इसका कोड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं, जैसे जो मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद उसको आपको एक फंक्शन भी बताऊंगा कि एक लाइन में कैसे कर, इस एक लाइन में ये पूरा कैसे बनाना है, पाइथन के इंटरनल फंक्शन यूज करके। ठीक है। तो इस 2 पे आ गए थे, अब दोबारा 4, 4 भाई है यहाँ पे, तो इसका अकाउंट 3 कर दो, फिर दोबारा 4 काउंट इसका 4 कर दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा साइज कितना था एरे का, हम लेंथ ऑफ साइज भी, लेंथ हमारी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ, मान लो इनपुट का नाम इनपुट ही है, तो हम ऐसे करके लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 3 और 7, 7 आ जाएगा लेंथ हमारा। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा हैश मैप भी बन गया ऐसे करके, तो हैश मैप बन गया। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर सकता हूँ। यहाँ पे भाई 3, इसका मैंने काउंट उठाया कितना, 1, 1 इज ग्रेटर देन 7/2 नहीं है। 4 इज ग्रेटर देन 7/2 बिल्कुल है, क्योंकि इसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे 3 आएगी, जो कि 3 4 ग्रेटर है 3 से, तो बिल्कुल रिटर्न कर देंगे, तो इधर ही हम छोड़ देंगे, तो मेजोरिटी एलिमेंट हमारा इधर मिल गया। ठीक है ना। तो हम यही मानते हैं कि आगे भी मान लो बाई चांस होंगे, बट ठीक है, मेरे को, मैं अभी के लिए मानता हूँ कि जो मेरे को पहला मेजोरिटी एलिमेंट मिल गया, और मैं मतलब एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक ही मेजोरिटी एलिमेंट है, तो जब मेरे को मिल गया मैं तभी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है ना। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि कोड कैसे हुआ। पहले हमें क्या करना है, हैश मैप बनाना है। ठीक है। हैश मैप बनाना है, हैश मैप के लिए मैं एक हैश मैप डिक्लेयर करूंगा, हैश मैप डिक्लेयर करूंगा, मेरे इनपुट ये है ही है, मैं इनपुट को इनपुट ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इसको और बढ़िया दिखाता हूँ कि आप इसको प्रॉपरली फंक्शन कैसे कर सकते हो। आपने मान लो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन में कैसे कोड कर सकते हैं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन करके, जैसे पाइथन में बनाते हैं। तो फाइंड, हमें फंक्शन का नेम देना है, तो प्रॉपर नेमिंग देंगे बिल्कुल रेलिवेंट, फाइंड मेजोरिटी एलिमेंट। ठीक है ना, मेजोरिटी। ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, इनपुट आ रही है, इनपुट। अब इसमें हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, पाइथन ये खुद से इन्फर कर लेता है। ठीक है। तो खाली इनपुट आएगी हम पे। ठीक है भाई, इनपुट आ गई हम पे खाली। अब ओके, तो इसमें एक और गड़बड़ है। अब वैसे पाइथन क्या करता है, स्नैक केसिंग चाहिए होती है उसको, तो मैं जावा में कोडिंग करता हूँ कॉलेज, मतलब इधर ऑफिस में, तो इस करके मेरा थोड़ा आदत है कैमल कैसे लिखने की। तो फाइंड मेजोरिटी एलिमेंट, एक इनपुट आएगी, हम इनपुट आ गई है, इनपुट ना भी दें यार तो यार नॉर्मल एक एरे, क्या बोल सकते हैं इसको हम, कुछ इनपुट ऑलरेडी कुछ ना, एक वो होता है पाइथन का खुद का कीवर्ड होता है, तो इस करके थोड़ा इशू भी दे सकता है, तो आप दे दो, हम कुछ भी नाम दे दो इसका, एरे का क्या दे सकते हैं, कैंडिडेट्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो ये प्रॉड कोडिंग में आ जाएगा भाई। ठीक है ना, कैंडिडेट्स दे दिया आपने नाम। अब आपने क्या करा, एक हैश मैप बनाना। ठीक है, क्यों, आपको अब क्या काउंट करने हैं कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं, और उसके मान लो कि कोई टैग गिवन है, ये सारे कैंडिडेट्स हैं, हर किसी को एक टैग गिवन है, तो आप ये देखोगे कि मतलब बस जस्ट समझाने के लिए, तो फॉर लूप लगाओगे किस पे, इस इनपुट पे, इस कैंडिडेट्स पे। ठीक है ना। फॉर कैंडिडेट्स था, तो आप एक कैंडिडेट को कैसे पकड़ोगे, गूगल से सिमिलर पे, फॉर कैंडिडेट इन कैंडिडेट्स। ठीक है ना। ये आपने ऐसे कर लिया। अब हैश मैप आप पे था ही, आप पहले चेक करोगे, क्योंकि अब आपको क्या हैश मैप में डालना है, अगर जो नहीं है, अगर जो है तो उसको +1 करना काउंट उसका, तो पहले हम चेक करेंगे इफ कैंडिडेट इन हैश मैप, भाई हैश मैप में है या नहीं है। अगर जो हैश मैप में है, तो भाई क्या कर, कैंडिडेट जो हमारा हैश मैप है उसमें उस कैंडिडेट को पकड़, और उसकी वैल्यू को, जो उसकी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है उसको +1 कर दे। ठीक है। अगर जो नहीं है तो एल्स पकड़ और हैश मैप से उस कैंडिडेट का
उस कैंडिडेट को इनिशियलाइज कर दे किससे, 1 से। तो ये इससे हम अब देखोगे ना भाई, अब हैश में बनाया मैंने फॉर लूप इस पे चलाई कैंडिडेट्स पे, तो मैंने पहले 3 आया, कैंडिडेट 3 आया मेरा। 3 भाई हम चेक करें 3 हैश मैप में है, यहाँ पे मान लो कि एम्प्टी है, यहाँ पे 3 हैश मैप में कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे 3 हैश मैप में नहीं है तो एल्स में आ जाएगा। तो क्या करेगा, हैश मैप में 3 डाल देगा और उसकी वैल्यू दे देगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3:1। तो ऐसे ऐसे करके वो एक-एक करके ट्रैवर्स करेगा। और मान लो कोई इधर अब 4 इधर हम डाल चुके थे, 2 डाल चुके थे, सारे मान लो 1-1 थे, अब अगला 4 आता है। तो हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे कैंडिडेट 4 आता है, 4 लूप से ट्रैवर्स करके हम चेक करेंगे 4 क्या है हैश मैप में है, वो चेक करेगा, बिल्कुल है भाई 4 1 पड़ा था यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप में 4 की वैल्यू को प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, जो भी इसकी वैल्यू है। हैश मैप ऑफ इधर से क्या है, कैंडिडेट की वैल्यू आ जाएगी 4 उठ के आ जाएगी, और सॉरी कैंडिडेट की वैल्यू उठ के आ जाएगी जो भी 1 थी। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस इज इक्वल टू 1, प्लस इज इक्वल टू 1 मतलब जो भी इसकी वैल्यू है उसमें इसको मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, मतलब नॉर्मलाइज फॉर्म में। कैंडिडेट इज इक्वल टू +1, इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म में, कि जो हैश मैप कैंडिडेट है ना भाई, उसकी वैल्यू में एक +1 कर दे और हम दोबारा से रीअसाइन कर देते हैं हैश मैप और कैंडिडेट को। तो ये छोटी फॉर्म है उसकी बस, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर देगा मेरा एरे और मेरे सारे एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे। अब मेरे को नॉर्मली क्या करना है, एक फोर लूप चलाऊंगा, एक फोर लूप चलाऊंगा किस पे, आइटम्स पे चलाऊंगा मैं इसकी, जो भी होगी हमारी की कॉमा वैल्यू पेयर पे, ठीक है। तो अब लिख सकते हो के कॉमा भी मतलब कि की कॉमा वैल्यू पेयर इन किस में, हैश मैप पे, ठीक है ना। ठीक है, फिर हम इधर से एक एक करके उठा लेंगे। इफ जो भी, अब हमें कि अब जो भी इफ जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, लेन ऑफ कैंडिडेट्स डिवाइड बाई, डबल डिवाइड बाई करोगे तो आपको वो इंट वैल्यू देगा, फ्लोर वैल्यू देगा, ठीक है ना। अगर जो कैंडिडेट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी एरे था हमारा, अगर जो ये है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमें भाई उसका वो मिल गया है और हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन रखा है, स्ट्रिक्ट चाहिए अपने को बड़ा। तो ग्रेटर जो उसकी क्या है, हम उसकी की हम रिटर्न कर देंगे, ऐसे करके हम अ, ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, इसे खाली हैश मैप में ऐसे खाली कीज को करता है, अगर जो आपको पूरा का पूरे पे करना है तो एक फंक्शन होता है आइटम्स करके, तो ये तब की कॉमा वैल्यू पे आइटरेट करेगा, ठीक है ना। तो यार ये ऐसे इसका हम इधर से क्या कर देंगे कि रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये यार इसका ये कोड है, इससे ये वाला काम हो जाएगा, ये वाला फंक्शन मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ, उसको देख लेते हैं यार कहीं पे। मान लो मैं पायलट यार ये है ना, इसका ट्राई करेंगे यहाँ पे कहीं करने का। ओके, बिल्कुल। यहाँ पे यार देखो, तुम अगर जो मेजोरिटी एलिमेंट वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसके अंदर तुम देखोगे कि भाई कितने अप्रोचेस दे रखे हैं गीक्स और गीक्स पे। पहले एक नेव अप्रोच है, नेव अप्रोच में इन्होंने बताया हुआ है जो भी सोल्यूशन इधर बताया होगा, उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता रखी है ऑफ एन स्क्वायर। तो भाई जो भी, अब मैं बताता हूँ इधर एक चीज क्या है, जो भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, जी जाओ, उसका एक एक टॉपिक उठाओ, उसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे पार्ट मतलब ट्रेवर्स करना है। उसमें क्वेश्चन मतलब उसमें एक टॉपिक उठाओ और उसके कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें ना हर क्वेश्चन के लिए कितने बड़ी बड़ी अप्रोचेस, पहले तो सॉल्यूशन समझाया होगा कैसे करना, सारी लैंग्वेजेस में है। फिर आपको इधर से उस क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से, और इधर से आप मतलब ये प्ले ग्राउंड भी है, आप इसको चला के भी देख सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी भी बता रखी है, कैसे कैसे निकालनी है वो भी बता रखी है। फिर उसके बाद इसने कोई एक एल्गोरिदम यूज करी है, उसको कैसे प्रोसेस बताया, उसका एल्गोरिदम कैसे है, उसकी इलस्ट्रेशन भी है कि कैसे वो एल्गोरिदम से आंसर पे आए हैं, मेजोरिटी कैसे फाइंड करा है, थोड़े से स्टेप्स हैं, सारी वो लैंग्वेजेस हैं। और ये हमारा उसका फंक्शन कोड है, कोड चला के देख सकते हो। फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया ऑफ एन में ले आया इसको। फिर उसके बाद और भी तरीके हैं बाइनरी सर्च ट्री करना, ये छोड़ देना यार, इतना ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, अपने को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बाद में दोबारा रिविजिट करेंगे कभी तो आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप,
ये वाला कोड चला सकते हो। तो इन्होंने मेरे ख्याल से जो अब इन्होंने मेरे ख्याल से एक कोड तो फेंस के में ले रखा है, ये है इसमें भी ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ वन है, और ये मोरी वोटिंग है, इसमें भी इन्होंने आई थिंक ऑफ एन में ले रखा है। तो हम जो हमारा तुम देखोगे जो हमारा अप्रोच है वो बिल्कुल न्यू है, मतलब इसमें तो नहीं किया, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं चला के कि भाई ये चलेगी भी नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन लेते हैं एक बार इसको चला के, बेटर रहेगा। और फिर उसके बाद मैं आपको ये लिंक शेयर, इन मीनवाइल मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखना। और इसके तो अब आपके हाथ में है, आपको इसका, मैंने आपको इसकी एक अप्रोच बताई, हैश मैप कैसे यूज करते हैं और हैश मैप से कैसे आ सकते हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जहाँ पे भी हमें किसी के इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्स चाहिए सेव करने हो या उसका काउंट सेव करना हो, तो हैश मैप मतलब बिल्कुल आराम से यूज हो जाएगा वहाँ पे उन जगह पे। तो आपको क्या है, ये आंसर एक क्वेश्चन, एक ये है मोरे वोटिंग एल्गोरिथम, आपको इसको गो थ्रू करना है, ठीक है ना। आपको इसको समझ के आना है, प्रॉपरली बैठ के कॉपी पेन लेके ड्राई रन करना, इस क्वेश्चन को देखना कि ये कैसे, ये बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है ये। मतलब इसमें क्या है, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, फिर भी इनकी नॉर्मल फॉर लूप में ऑफ एन में ये वो निकाल दे रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है, ठीक है ना, जो भी मेजोरिटी कैंडिडेट है वो कौन है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी और खेल है इसमें, हम उसकी फ्रीक्वेंसी हम नोट करते जाते हैं, और अगर जो कोई एलिमेंट चेंज हो जाता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो करते हैं। थोड़ा है, मतलब आप इसको समझना अच्छे से। आप अगर जो आपको नहीं समझ आएगा तो वीडियो भी, इस यूट्यूब की वीडियो कोई ना कोई अवेलेबल होगी। अब नहीं नहीं यार, यूट्यूब की वीडियो भी देखोगे तुम, एक काम करना, तुम ट्राई करना इधर से समझ आए अच्छी तरह, नहीं तो मैं तुम्हें कल गो थ्रू कराता हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है ना, प्रॉपर्ली बढ़िया से समझाऊंगा कि इन्होंने ये कैसे निकाला इससे, ठीक है। मैं आपको, चल ठीक है, मीनवाइल मैं एक बारी वो ट्राई करते हैं उसको को रन कर पीसी प्लेग्राउंड में, फिर मेरे को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, नॉट श्योर ये चल जाएगा बस। अबे यार मुझे डाउट है। ठीक है, ठीक है यार, तो एक बार इधर चला के देख लेते हैं कोड। फैन मेजोरिटी ये बोला, मैं डिलीट कर रहा हूँ, अपने को नहीं चाहिए, अपने को अरे अच्छा सॉरी एक सेकंड भाई, ये भी देख लेना, ये पाइथन में चलाना है अपने को, तो पाइथन वाला ही हम ट्विटर एडिट करें। हाँ हाँ ओके, हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, उसको हम डाल देते हैं। अब ये क्या है, इधर से रिटर्न, रिटर्न तो क्या ही करेंगे यार, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट की प्रिंट हो जाएगी। अगर जो ये नहीं मिलता, इधर से कुछ नहीं मिलता, तो हम प्रिंट, ओके हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इनको थोड़ा सा बता दिया, बाकी चीज़ें तो यहाँ से हम प्रिंट क्या कर सकते हैं। अगर तो कुछ नहीं प्रिंट होता तो अभी के लिए मान लेते कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो हमारा चला ही नहीं, ठीक है ना, इसका मतलब हमें कोई मॉडिफायर मिला ही नहीं। रेस्टोरेंट की कोई जरूरत है नहीं, और ये कैंडिडेट्स है हमारा, तो इसको कैंडिडेट्स कर देते हैं। एन इज फाइन, हम ऑलरेडी लेंथ पे आई थिंक कर रहे हैं, लेन ऑफ कैंडिडेट्स को do that। वैसे भी हम लेन ऑफ एआर भेज रहे हैं उसको, तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, सिंटेक्स एरर ना आए बस। वन देख लेते हैं यार, वन ही था क्या आंसर। टोटल एलिमेंट्स, टोटल लेंथ है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थी, और टोटल काउंट कितना था वन का, 1 2 3 4, 7/2 करेंगे दैट इज, और फ्लोर वैल्यू 7/2 करेंगे 3.5, तो फ्लोर वैल्यू 3 आएगी, ठीक है ना। और हमारा लेकिन वन का काउंट कितना 4 है, तो हमने क्या किया की वैल्यू प्रिंट कर दी 1, तो ये हमारा मतलब देखो हमारा कोड भी चल गया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें पता ही है, हमने सिंगल फॉर लूप चलाई है, एक सिंगल फॉर लूप ये है, एक सिंगल फॉर लूप ये है, तो ओ एन प्लस ओ एन ही रहेगी, और हमें हैश मैप यूज किया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन, ठीक है ना। तो मैं ये वाला कोड भी भेज देता हूँ आपको, आप ये भी चेक कर सकते हैं। अभी, बच्चे बच्चे तो अगर C1 में करना है तो इससे हम लोग C1 कर सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट सर्च में क्या है, हमें डिस्कशन में कुछ पूछना है, ठीक है। मैंने मेजॉरिटी एलिमेंट का तुम्हें एक सोल्यूशन भेज दिया है, और यहाँ पे तुम्हें एक उसका लिंक भी भेज दिया है, गॉट इट, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज फॉर इट फॉर टुडे, और मैं एक बार को कुछ तो नहीं भेजना तुम्हें,
ठीक है, मैं तुम्हें ना एक बार थोड़ा सा ये दिखाता हूँ जीएफजी का प्लेग्राउंड भी कैसे यूज करते हैं, क्योंकि तुम अगर जो बिल्कुल बिगिनर होगा ना यार, वो तो जीएफजी पे जाए, मतलब जीएफजी ही आ जाए उसके लिए। हाँ ठीक है, तो मेजोरिटी एलबी को काटते हैं, मैं नॉर्मल देखता हूँ जीएफजी कैसे खोलना। जीएफजी, भाई तुम नॉर्मल ऐसे जीएफजी सर्च करो, जीएफजी की वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, बहुत फालतू चीजें हैं, बहुत क्लटर कर देना वेबसाइट, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डीएसए पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ये डीएसए वाला ऐसे खुल जाएगा। इस पे देखो, यहाँ पे डीएसए वाला देखोगे ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे पूरे लर्न डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, सारी सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर की है। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस विंडो को खुले रहने देना, तुम्हें एरे पे क्लिक करना है, कमांड और क्लिक कर देना एरे पे। ठीक है ना, कमांड या कंट्रोल क्लिक कर देना एरे पे, तुम्हारे एरे का ये पेज खुल जाएगा। एरे का ही पेज खुला है। ठीक है, एरे नीचे होगा इसमें, इसका सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो एरे नीचे ही होगा इसमें। ये रहा, ठीक है ना, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर टू लर्न एरे, तो बेसिकली इसी पेज के नीचे ही स्क्रॉल करोगे तो एरे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये एरे के बेसिक, इस पे लिखे हैं देखो, रिलेटेड टॉपिक्स ऑन एरे ट्यूटोरियल, तुम्हें ट्यूटोरियल देखने हैं टॉप 50 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो टॉप 50 एरे कोडिंग प्रॉब्लम फॉर इंटरव्यू ऐसे सर्च कर लेना, तो ये देखो, ये टॉप 15 एरे के क्वेश्चंस आ गए। एक एक करके ये उठा लेना, सर्च मतलब काम पढ़ना स्टार्ट कर देना इनके। एक सेकंड लेकिन, बट इसमें मेरे को एक सेकंड एरे ट्यूटोरियल भी चेक करूँ मैं, इसमें क्या आता है। भाई जो बिगिनर है ना, वो एरे का ट्यूटोरियल भी चले जाना, इसमें इन्होंने एक दो चीजें बता रखी होंगी अच्छी अच्छी, तो वो तुम ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि यार कोई भी, हर कोई तुम्हें हर चीज नहीं पढ़ा सकता, तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम गाइड कर सकते हैं अच्छी तरह तुम्हें कि कहाँ से बढ़िया चीज तुम्हें पढ़नी है, तो वो चीज तुम कर सकते हो। ये देखो यार, हाँ, आई थिंक मैं एक बार इसका ना दोबारा से पार्ट ट्रेस करता हूँ कैसे आया मैं यहाँ पे। जीएफजी, इस पे क्लिक किया, डीएसए पे क्लिक किया। ठीक है, हाँ ठीक है, डीएसए पे जब क्लिक करोगे ना, इसको छोड़ो नीचे नीचे ऊपर में, नॉर्मल ऊपर ना देखो, ऊपर ही इसमें एरे लिखा हुआ है, इस एरे पे क्लिक करना। यहाँ पे पूरा एरे डेटा स्ट्रक्चर की व्हाट इज ये एलिमेंट है, ये आर्टिकल्स हैं इसके, ये देखो ये आ गए ना सारे के सारे, डिफरेंट वे ऑफ एसेसिंग एलिमेंट्स और प्रीफिक्स। ये अब ये सारी देखो, सबसे बढ़िया चीज है ये, भाई इसके अंदर एरे की सॉर्टिंग के क्वेश्चंस 6 आर्टिकल्स हैं, ये करने हैं कि कैसे कैसे करते हैं। और फिर इसके बाद ये प्रीफिक्स सम, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होती है। व्हाट इज प्रीफिक्स सम, पढ़ना है इसको, प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स में कैसे यूज करते हैं, टू पॉइंटर्स टेक्निक। बहुत सारे क्वेश्चन है टू पॉइंटर्स के, तो मतलब मैंने अडोबी में इंटरव्यू दिया था, और अडोबी में दिया था, और मैंने अभी बहुत इंटरव्यू दिए थे, तो मेरे को अडोबी वगैरह में इन्होंने टू पॉइंटर्स, मतलब बहुत बहुत कंपनीज ने पूछा था टू पॉइंटर्स पे प्रॉब्लम्स मेरे को, और इसमें सारे मीडियम हार्ड सारे हैं, तो भाई ये करना स्टार्ट करना। ठीक है ना, ये देख लेना इसमें से डेटा स्ट्रक्चर। कूल, आई थिंक यार अभी के लिए इतना पते बहुत है, और मैं स्टॉप करता हूँ रिप्रेजेंटिंग। कुछ मेरी तरफ, मेरे लिए कुछ है क्वेश्चन तो, अगर जो आपका एक्स कोई हैंड रेस कर सकता है क्या, एक बार चेक कर लो। ठीक है, हाँ हैंड रेस हो रहा है, और आप एक बार देखना चैट पे कुछ डाल सकते हो, चैट पे ऑप्शन है डालने का। ठीक है, नहीं हुआ आई थिंक, लेट एवरीवन सेंड मैसेजेस, चैट पे ऑप्शन होना तो चाहिए, वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट ऑप्शन टू यू, ओपन क्यू, लेट पार्टिसिपेट। कूल, आई थिंक यार तुम एक काम करना, तुम्हारे पास स्लाइडो लिंक है ये क्यू एन ए वाला, तुम उस पे हमारे लिए क्वेश्चन पोस्ट कर देना। ओके, आई थिंक अधिराज इज हियर। ठीक है, मैं से पार्टिसिपेट करवा सकते हैं कि लोगों को, तो वहाँ पे हम भेज सकते हैं। cool है। ठीक है यार, आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, तो ऑलरेडी मतलब वी आर वेरी क्लोज टू टाइम ऑल्सो। तो मैंने तुम्हें दो तीन क्वेश्चन और दोनों मतलब उनको अलग अलग तरीके से और पैटर्न्स यूज करने के लिए बताया कैसे कर सकते हैं। तुम थोड़ा जाना, मतलब उसको मेजॉरिटी एलिमेंट वाले क्वेश्चन को गो थ्रू करना दोबारा से, और उसका ना एक जो मैं तुम्हें बताया कॉम्प्लेक्सिटी वाला, जो ओफिल कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको ट्राई करना खुद से एक बार सोच के। आप ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट सोचना है, कुछ समझ आता है ठीक है, उसका नहीं तो आंसर पढ़ना स्टार्ट करना, आंसर पढ़ने में तुम्हें 1 घंटा लग सकता है आराम से, तो पेशेंटली करना उसको। ठीक है, कर ले, वो करते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हें पहले एक बार मॉड्यूलरिटी एलिमेंट समझाता हूँ, और उसके बाद आगे फॉर एक दो क्वेश्चन कल स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग देखते हैं कल, कल स्ट्रिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कूल, आई थिंक गाइस, एनीथिंग मोइज यू हैव वांटेड। हाँ हाँ, बट हैज, ओके।
यार किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं ना, जो भी आप अभी कॉल में हो तो पूछ सकते हो यार कुछ, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस मतलब। okay. आंचल, ओके, लेट मी ऐड आंचल। ऐसे ही वो अनम्यूट करके वो पूछ, आप अनम्यूट कर ली, मतलब ट्राई करिए अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो क्वेश्चन यार। आई थिंक मोहित दे आर व्यूअर्स, तो अनम्यूट नहीं कर सकते हमें, वी हैव टू ऐड देम इनटू द दिस कॉल, उसके बाद ही वो पूछ सकते हैं। तो फिर यार एक बारी आप मतलब यू कैन रेज योर हैंड्स, मैं आपको इसमें मीटिंग में मतलब इनवाइट करता हूँ एंड देन वी कैन हैव अ क्यू। अब एक बारी जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, यू कैन रेज द हैंड, आई विल एंटर यू इन द चैट देन। I think no one has any questions. If no one is raising the hand, I'm expecting no one has any questions. हाँ, ठीक है, we can close. Cool, I think guys, like you can go through those questions and we'll connect to. Bye bye.